कल हम लोगों ने प्रेगनेंसी योगा के कुछ कॉन्सिक्वेंसेस के विषय में बात की थी। हमारी पूरी कोशिश ये थी कि हम ये जान सकें कि महिलाओं के संदर्भ में होने वाले कौन कौन से रोग या कौन कौन से हार्मोन्स अति विशिष्ट होते हैं जो प्रेगनेंसी जैसी व्यवस्था क्रम को प्रभावित करते चलते चले जाते हैं। आज हमारा क्रम इसी में थोड़ा आगे बढ़ेगा और हम कोशिश करेंगे उन सारे रोग डिजीजेस को कॉन्कर करने का जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली महिला भ्रूण को या प्रेगनेंसी को इम्पैक्ट में लाता है, और हमारा योग उस प्रक्रिया में किस प्रकार आगे सहायता कर सकता है और प्रेगनेंसी को ठीक रख के और एक अच्छे स्वस्थ बच्चे को डिलीवर कराने में सहायता करा सकता है। तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम इस प्रोसेस में एक शानदार विषय वस्तु को निकालें। और आपके सापेक्ष हमारी यही अपेक्षा है कि आप लोग जो भी मैं लिखवाऊँ, आपको जो भी नोट्स बनवाऊँ, वो नोट्स बाकायदा बनाते रहिएगा। अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो ये आपके लिए बहुत ही डिफिकल्ट कोर्स होने वाला है, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि सब्जेक्टिव नॉलेज है इसमें, बहुत सारी चीज़ें सब्जेक्टिव हैं। क्योंकि जब तक योग आएगा तब तक बहुत सारी साइंटिफिक चीज़ें आके चली जाएंगी। अगर एक बार आप लिखे रहेंगे तो शायद आप उसे भूल नहीं पाएंगे। ठीक है? तो कोशिश ये करें आप कि हर वो चीज़ जो मैं आपको बताने चाह रहा हूँ उसको, उसका नोट्स जरूर बना के रखें। वन मोर थिंग, अगर संभव हो सके तो आप लोग अपने कैमरा को ऑन रखिए ताकि एक बार आप दैदीप्यमान रहें, दृश्यमान रहें। अगर आप दिखते रहते हैं तो लगता है कि कक्षा चल रही है, नहीं तो ऐसा लगता है कि कक्षा नहीं, सिर्फ ऑनलाइन में बैठ के बोल रहा हूँ। ताकि वो ब्रेन एक्टिव रहे उनका। एक और सूचना, अभी मैंने जो ग्रुप में भेजा था कि आपको क्या प्राणायाम वाला वो वीडियो चाहिए होगा। पिछली बार हमने कोर्स कराया था प्राणायाम के ऊपर आदरणीय अंकुर भैया से। तो वो कोर्स अभी जो है हमने लाइव रख रखा है यूट्यूब के ऊपर। मैं अभी उसका पूरा प्लेलिस्ट आपके साथ शेयर कर दूंगा। प्लेलिस्ट जब मैं शेयर करूंगा तो आप लोग कोशिश कीजिएगा वन बाय वन करके सारे वीडियोस को पूरा देख जाएं। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वीडियो को मतलब बहुत तेज़ी से भगा के भी आप नहीं देख सकते, बहुत सारी चीज़ें बीच बीच में भी नहीं देख सकते। उसका नॉलेज जो है वो आपके बहुत काम आने वाला, बहुत ही साइंटिफिक नॉलेज है। अंकुर भैया एक बहुत विद्वान प्रोफेसर हैं, बहुत विद्वान ज्ञाता व्यक्ति हैं। और उनसे अनुरोध करके हमने 7-8 दिन का कोर्स कंप्लीट करवाया था। तो वो अवेलेबल है। वो उसमें वो इसलिए मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ क्योंकि वो उसमें प्रेगनेंसी के संदर्भ में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिसको आप सुन के समझ पाएंगे, देख पाएंगे। तो इन सारी बातों का आप अच्छा, एक और चीज़ है कि उस वीडियो पे आपका कमेंट मुझे अनिवार्य रूप से चाहिए होगा। हर वो व्यक्ति जो देख रहा है वो कोशिश करके उस पर कमेंट ज़रूर कर दे ताकि आगे वक्ताओं को अच्छा लगे, जैसा मैं हमेशा आपसे बताता हूँ। आइए शुरू करते हैं आज के विषय को। कल वाले विषय को थोड़ा सा क्विकली हम लोग दोहरा लेंगे कि हमने क्या कल किया था। तो ये है कल की कक्षा का जो सिलेबस था। मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट ऑफ फर्टिलिटी बताया था, मेडिकल साइंसेज के हिसाब से कुछ बताई थी बातें। इनफर्टिलिटी को समझाया था, क्रिएटिंग फर्टाइल बॉडी, यौगिक फाउंडेशंस के विषय में बात हुई थी, प्योरिटी ऑफ बॉडी यानी शरीर शुद्धि के विषय में भी थोड़ी बात हुई, हार्मोन्स ऑफ फर्टिलिटी इत्यादि इत्यादि, इन सब के विषय में बात हुई। तो हम लोग हार्मोन्स तक पहुंच गए थे, हार्मोनल बैलेंस तक, FSH, HCG, HA, LH, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, यहाँ तक हम पहुंचे हुए थे। कुल 12 स्लाइड्स हमारी कंप्लीट हो गई थी। ठीक है? कल कुछ लोगों का प्रश्न था कि सर ओवल्यूशन पीरियड्स क्या होता है, कैलेंडर क्या होता है, कैसे उसको काउंट करते हैं। तो आज हम लोग उस विषय पे बात कर लेंगे, लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूँ कि कल वाली जो बात थी हार्मोन्स के संदर्भ में उसे थोड़ा सा और पुश करके आगे लेके जाया जाए। आपके स्क्रीन पे दो पिक्चर्स इस समय विजिबल होंगी। एक पिक्चर जिसमें रोल ऑफ हार्मोन्स आप देख पा रहे होंगे कि प्रोलैक्टिन का क्या कार्य है, मेलाटोनिन का क्या कार्य है, और एक एक का कार्य आप लिख लीजिए। प्रोलैक्टिन, जैसा मैंने आपको बताया था कि ये ब्रेस्ट मिल्क के प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। अगेन वन मोर थिंग, इसका इसका यौगिक इम्पैक्ट क्या है? प्रोलैक्टिन को काउंटर करने का सबसे शानदार तरीका प्राणायाम माना जाता है, मेडिटेशन माना जाता है। अगर कोई स्त्री बहुत स्ट्रेस में है तो स्वाभाविक तौर पे दुग्ध निर्माण उसके शरीर में कम हो जाता है बाय डिफॉल्ट। ऐसे में स्ट्रेस का ना होना बहुत आवश्यक तथ्य है प्रोलैक्टिन के संदर्भ में। ऐसे ही FSH है, पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होने वाला हार्मोन है जो डेवलपमेंट, ओवरियन डेवलपमेंट इत्यादि के लिए आवश्यक होता है। FSH के विषय में लिख लीजिए। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो लोग मोबाइल से कक्षा कर रहे हैं, ताकि बाद में भी आप इसे लिख सकें। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, अगेन ये पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन है। मैंने कल भी इसके विषय में बताया था, ये एक्स के संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है?
फिर कॉर्टिसोल का संदर्भ भी हम लोगों ने कल ही लिया था। हमने ये जानने की कोशिश की थी कि कॉर्टिसोल जो होता है जनरली इसे स्ट्रेस के संदर्भ में पढ़ा जाता है, परंतु फाइट और फ्लाइट हार्मोन के तौर पे भी हम इसे जानते हैं, है ना। जिसमें रैपिड रेट क्रिएशन होना शुरू हो जाता है जब भी माता ये समझने लग जाती है कि अब तो मुझे पेन होने वाला है, पीड़ा होने वाली है। प्रसव पीड़ा के संदर्भ में शुरुआती समय से ही इतना भय क्रिएट कर दिया जाता है लोगों के मस्तिष्क के अंदर कि जनरली माताएं पहले से ही डरी रहती हैं कि अब तो पीड़ा होने वाली है, अब तो प्रसव पीड़ा होने वाली है, लिहाजा ये दर्द मेरे से सहा नहीं जाएगा। और फिर उस स्थिति में कॉर्टिसोल धीरे धीरे रिलीज होना शुरू हो जाता है जैसे ही वो प्रेगनेंसी वाले बेड के ऊपर जाती है और फिर हॉस्पिटलाइज्ड होने की कोशिश करती है, तो उस समय बाय डिफॉल्ट हार्ट रेट बढ़ना शुरू हो जाता है। ये प्रदर्शित करता है कि माता जो है वो जनरली डरी हुई है, और ये बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन। मतलब आप ये कल्पना करके देखिए कि हर दूसरी औरत इस हार्मोन से डरी हुई रहती है। मतलब इस हार्मोन का उपयोग हो ही जाता है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि उस कंडीशन से वो महिला भयभीत रहती है, भयाक्रांत रहती है। ठीक है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, कहीं ऑपरेशन ना हो जाए, सिजेरियन ना हो जाए। तो एक योगाचार्य की नैतिक जिम्मेदारी कॉर्टिसोल के संदर्भ में या उसके हार्ट रेट को काउंटर कर पाने में, उसके इमोशनल वेलबींग के लिए, उसके इमोशनल बैलेंस के लिए बहुत आवश्यक होती है कि डे वन से आप ये बिल्कुल फील करा दें कि प्रेगनेंसी या बच्चे को जन्म देना इज़ नॉट अ बिग डील। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा। पहले के लोग, आप कैसे एग्जांपल्स ले सकते हैं कि पूर्ववर्ती लोगों के पास तो उनके तो 10-10 बच्चे हुआ करते थे, 12-12 बच्चे हुआ करते थे, हर वर्ष एक बच्चे को जन्म दिया करते थे लोग, हैं। माताएं जो थी हर वर्ष एक बच्चे को जन्म देती थी, इत्यादि इत्यादि बातें करके आप समझा सकते हैं, थोड़ा सा मोटिवेट कर सकते हैं। आगे है एड्रेनलिन हार्मोन। अगेन भाई किडनी के ऊपर का हार्मोन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। हार्ट रेट, मैं हमेशा बताता हूँ, हार्ट रेट बच्चों का बढ़ जाता है जब भी बच्चा जन्म लेने वाला होता है। सी सेक्शन के लिए सबसे अनिवार्य कारकों में से एक है। इसमें क्या होता है, हार्ट रेट धीरे धीरे या तो ऊपर चलता चला जाएगा या गिरने भी लगता है। हार्ट रेट गिरने का भी प्रश्न आता है कई बार बहुत। और हार्ट कोलैप्स कर, मतलब अगर बहुत पुश किया जाए तो हार्ट कोलैप्स करने की संभावनाएं भी होती हैं। अतः कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर हार्ट रेट बहुत रैपिडली गिर रहा है, बहुत रैपिडली डाउन हो रहा है या रैपिडली हाई हो रहा है, तो इन दोनों कंडीशन में आप सी सेक्शन की तरफ मूव कर जाएं। क्यों? क्योंकि वो एक नेचुरली एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है बच्चे के ऊपर। ठीक है। लेकिन स्टिल अगर आपने शुरुआत से ही ट्रेनिंग दे रखी है, आपने मेडिटेशन करा रखा है, घंटों घंटों का मेडिटेशन करा रखा है, नाद योग करा रखा है, नाद योग जिसमें साउंड हीलिंग वाली बात जो होती है, तो अगर वो करा रखा है आपने, तो फिर संभवतया ये कंडीशन नहीं आएगी। ठीक है। तो ये सारे हॉर्मोन्स हैं, आप देख रहे हैं बाकायदा, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, सब में लिखा ही हुआ है। हम बात करने वाले हैं फीमेल इनफर्टिलिटी के ऊपर। आज का जो विषय है, इसमें आपको कुछ बीमारियां दिख रही होंगी इनफर्टाइल होने का सबसे बड़ा कारण, यानी कोई भी जमीन उर्वरा क्यों नहीं है। इस संदर्भ को हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी, मतलब आप ये समझिए कि जैसे खेत में गेहूं हो रहा है, वो क्यों नहीं हो रहा है, उसके पीछे का कारक कहीं ना कहीं हम स्वयं हैं। हम क्या करते हैं कि गेहूं की अत्यधिक पैदावार एक वर्ष हो, इसके लिए हम दुनिया भर का यूरिया, दुनिया भर का पोटास, है ना, और तमाम खाद वगैरह हम खेत में फेंकते चलते चले जाते हैं। मानव शरीर भी बिल्कुल खेत के तरीके से ही आप समझें इसे। हम क्या कर रहे हैं, पुरुष से लेके महिला तक, सुबह से लेके शाम तक खाने वाले अन्योनाश्रित पदार्थों के ऊपर, ऐसे पदार्थों के ऊपर हम डिपेंडेंट हैं जिसका कोई तुक नहीं है, जिसके पाचन में कोई भी मतलब जिसका आउटकम कुछ भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोल्ड ड्रिंक है। अब कोल्ड ड्रिंक का हमारे शरीर में कोई उपयोग नहीं है, एक तरीके से देखा जाए तो वो बिल्कुल टॉयलेट क्लीनर उसे कहा जाता है, टॉयलेट क्लीनर ही हम पी रहे हैं, बस ये है कि वो थोड़ा सा मीठा है। कोई उपयोग नहीं है। पिज्जा का हमारे देश में कोई उपयोग नहीं है, लेकिन फिर भी हमें वो पसंद आता है। सिगरेट पीने वाले लोगों के लिए, अल्कोहल पीने वाले लोगों के लिए, मतलब प्रेगनेंसी के दौरान भी ये देखा जाता है कि ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं, रात की पार्टियां चल रही होती हैं, और तमाम तरीके की मतलब विषयों के अधीन मनुष्य होके इन विषयों में जा चुका है। ऐसे में इनफर्टाइल होना बहुत स्वाभाविक है। ऐसी लड़कियां जो साधारणतया निद्रा का भी अपहन करती हैं। निद्रा का मतलब समय से न सोना, न समय से जागना। ठीक है। तो वहाँ भी ये सारी चीज़ें इनफर्टिलिटी को जस्टिफाई किया जाता है, देखा जाता है। कुछ इसमें रोग बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा महत्वपूर्ण है, जैसे पीसीओएस एक रोग, बहुत कॉमन रोग है इनफर्टिलिटी का। उसके अलावा ये जो है पीओआई जिसको बोलते हैं, प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशियंसी,
ठीक है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट और बहुत बहुत घातक रोग माना जा रहा है। इंडोमेट्रियोसिस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल माना जा रहा है। बाकी ये सब तो आप देख ही रहे हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस पे हमने चर्चा कर ली है। जेनेटिक्स का तो खैर कुछ किया ही नहीं जा सकता है। स्मोकिंग के संदर्भ में ये बात हुई है। एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स जो होता है, जिसमें बहुत नेगेटिव एनर्जी होती है घर में, परिवार में, समाज में, लड़ाई झगड़ा इत्यादि कारण, तो ये इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स इसे बोलते हैं। क्रॉनिक स्ट्रेस, बहुत लंबे समय से स्ट्रेस चलता चला आ रहा है, तो वो एक कारक होता है। लेकिन स्टिल हम तीन विषयों पे चर्चा करने वाले हैं: पीसीओएस के ऊपर, प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी के ऊपर, ये जो ओवुलेटरी डिसऑर्डर्स है या इंडोमेट्रियोसिस है, इसके विषय पे हम लोग आगे की चर्चा जारी रखने वाले हैं। तो आज की कक्षा यहीं से शुरू होगी, पीसीओएस इत्यादि के संदर्भ में। ना, कमिंग बैक टू द पॉइंट, क्या लगता है आपको कि पीसीओएस को किस तरीके से टैकल किया जाए? व्हाट इज पीसीओएस? तो इसका फुल फॉर्म पहले क्या है वो समझ लीजिए। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम इसे बोला जाता है। पॉलीसिस्टिक, पॉली का मतलब होता है बहुतायत मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में। सिस्ट का मतलब आप समझते हैं, छोटे छोटे गांठ या छोटे छोटे दाने बनते चले जाते हैं। कोशिका अनयूजुअल ग्रोथ होना होना शुरू हो जाता है कोशिकाओं के अंदर, सिस्ट बनता चला जाता है, और यूजलेस कोशिकाएं डेवलप हो जाती हैं, उसे सिस्ट बोलते हैं। कहाँ पे होता है? तो ओवरी के अंदर होता है। ओवरियन सिंड्रोम है ये, ओवरी के अंदर होने वाला ये रोग है। ये बहुत ही सीरियस परेशानी मानी जा रही है आज के समय में। इसका कई सारा कारण है। अभी तो एक रिसर्च हुई जिसने जेनेटिक भी मान लिया है कि जेनेटिक्स भी है, जीनोम्स के आधार पे भी है। बट स्टिल हम हमेशा ये क्लेम करते हैं। कल भी मैं अपनी एनाटॉमी वाली क्लास में, शाम की क्लास में पढ़ा रहा था जो बच्चे थे, कि अगर आप चाहें तो अष्टांग योग का उपयोग करके जेनेटिक्स कोड को चेंज करने या उसके मूल गुणों को जागृत करने में अपना पूरा योगदान दे सकते हैं। हाँ, बाशर्तिया आपको उल्टा आना पड़ेगा, यानी ऊपर की तरफ से। ऊपर की तरफ से तात्पर्य आपको आना पड़ेगा धारणा की तरफ से, है ना, ध्यान की तरफ से, इंद्रिय निग्रह यानी प्रत्याहार की तरफ से आपको आना पड़ेगा। जब आप बहिरंग योग का आधार लेंगे, बहिरंग योग किसे बोलते हैं? अष्टांग योग में अंतरंग योग एवं बहिरंग योग की बात की जाती है, उसकी कल्पना की गई है, उसके विषय में बताया गया है। अंतरंग योग वो होता है जिसमें यम नियम आसन प्राणायाम इत्यादि आती है, प्रत्याहार तक की बात आती है। धारणा, ध्यान और समाधि बहिरंग योग का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो बहिरंग योग में अगर आप फोकस करते हैं तो आप कहीं ना कहीं इससे बहुत, मतलब जेनेटिक डिसऑर्डर्स को काउंटर कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, जीनोम्स के उन गुणों का संवर्धन कर सकते हैं। और ये कैसे हो सकता है? मेडिटेशन के द्वारा। मेडिटेशन कई अर्थों में उपयोग उपयोग में आता है। एक एक तरीका है, आप किसी विशेष वृत्ति के संदर्भ में ही ध्यान कराते हैं। जैसे सूरज, उगते हुए सूरज का ध्यान, चक्रों का ध्यान, है ना, शक्तियों का ध्यान। और फिर जब आप ध्यान कराते कराते एक ऐसी कंडीशन आ जाती है जहाँ पे जो साधक है, जो महिला है, वो शून्य हो जाती है, विचार शून्यता आ जाती है। आप बोल तो रहे हैं, कान में कुछ शब्द तो जा रहा है, परंतु दिमाग उसे रीड नहीं कर रहा है। वो एक जागृत तंद्रा अवस्था होती है। हम उसे ही एक ऑलमोस्ट ध्यान के बहुत करीबी हिस्से के तौर पे पढ़ते हैं। तो अगर आप वहां तक पहुंचा पाते हैं, किसी को योग निद्रा कराते हैं। अगेन वन मोर थिंग, योग निद्रा इज अ फैंटास्टिक प्रैक्टिस फॉर प्रेग्नेंट वुमेन्स। अगर आप योग निद्रा कराते हैं प्रेग्नेंट महिला को, तो पीसीओएस संबंधी या किसी भी महिला को जो पीसीओडी संबंधित परेशानी में है, तो योग निद्रा एंड रिलैक्सेशन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कुछ हिस्से को काउंटर करने में। मैं इस बात से डिनाई नहीं कर रहा है कि भोजन और आहार को हम नहीं छोड़ सकते हैं, या आसन को छोड़ दें सिर्फ इससे काम हो जाएगा, नहीं, वो भी ज़रूरी है। बट स्टिल बहुत बड़ा रोल है सेडिमेंट्री आसनों का, सेडिमेंटेशन का, या आप एक तरीके से कहिए कि जो शक्ति संवर्धन के आसन है, उसके अपोजिट साइड वाले जितने भी आसन है, यानी कि स्थिलीकारक जितने भी आसन होते हैं जहाँ पे रिलैक्सेशन आप प्रोवाइड करा रहे हैं, वहाँ पे पीसीओएस को काउंटर किया जा सकता है। अगेन इसका क्या है? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। मेटाबॉलिज्म को मैं हमेशा बताता हूँ कि अगर आपसे कोई पूछे कि फला आसन का क्या लाभ है, तो आप आंख बंद करके बोल दीजिए कि मेटाबॉलिज्म से इसको ठीक किया जा सकता है। मेटाबॉलिज्म इज द बेस्ट वे टू आंसर फॉर एनी एनी आसनास इम्पैक्ट, है ना। आसनों का कोई भी प्रभाव अगर आपको जस्टिफाई करना है, सो जस्ट आंसर इट कि मेटाबॉलिज्म इससे ठीक होता है। कोई भी आसन, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन, भुजंगासन, है ना, सर्पासन, चक्रासन, कोई भी आसन का नाम ले लीजिए, सबसे मेटाबॉलिज्म जरूर ठीक होता है। तो मेटाबॉलिज्म होता क्या है? उपापचय की क्रिया को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म।
उपापचय क्या होता है? कोई भी चीज आप खाते हैं तो उसके पाचन की एक दर होती है, एक रेट होता है। जैसे मान लीजिए किसी ने दूध पिया, और वो दूध वो 8 घंटे में भी नहीं पचा पा रहा है, और कुछ लोग 2 चम्मच घी भी पचा ले रहे हैं 1 घंटे के अंदर ही, है ना। तो पाचन की जो क्षमता होती है, जो कोशिकाओं तक चीजें पहुंच जाती हैं, जो भी आप खाए हैं वो कोशिकाओं तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, ये मेटाबॉलिज्म पे डिपेंडेंट करता है। और जिसका मेटाबॉलिक रेट ठीक होगा, वो बहुत छरहरा, बहुत पतला, बहुत ज्यादा मोटा भी नहीं, बहुत ज्यादा पतला भी नहीं, बहुत बहुत फिट दिखता है। और जिसका मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं होगा, जिस ऑर्गन पे मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं होगा, जिस एरिया पे मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं होगा, वहां अननेसेसरी की फैट स्वतः जाग आती चलती चली जाती है। तो कोशिश ये करना चाहिए हमें कि मेटाबॉलिज्म के विषय में योग आसनों का खूब इम्पैक्ट लेके आवे। सबसे शानदार तरीका है मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने का, सामूहिक सूर्य नमस्कार। अगर आपने बहुत बहुत टेक्निकली सूर्य नमस्कार कराना शुरू कर दिया, और सूर्य नमस्कार में भी वेरिएशंस खूब होते हैं, मतलब आप सूर्य नमस्कार का एक वेरिएशन नहीं है, सूर्य नमस्कार में वेरिएशन अगर आप क्रिएट करेंगे तो 20 वेरिएशंस क्रिएट कर सकते हैं और उसका उपयोग करा सकते हैं। तो सूर्य नमस्कार जब आप करावेंगे तो कोशिश ये करें कि उस पे समग्र अंगों का, जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सारे ऑर्गन्स तक आपका जो आपने जो वेरिएशन क्रिएट किया है वो इम्पैक्ट लेके आ रहा है। अगेन फिर आगे बढ़ते हैं। ये एक इसमें लिखा हुआ है कि हर पीसीओएस जो है 10 महिला में से एक महिला को पीसीओएस जरूर अफेक्ट कर रहा है। 10 से 15% वुमेन जो है वो पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम में है। 50% वुमेन पीसीओएस गोइंग या अनडायग्नोज, जिनको पता ही नहीं है कि उनको पीसीओएस है भी। 50% वुमेन विद पीसीओएस हु विल डेवलप टाइप 2 डायबिटीज, जिन लोगों को डायबिटीज टाइप 2 डायबिटीज भी हो जा रहा है या प्री डायबिटीज हो जा रही है वो महिलाएं। आपको प्रेगनेंसी के दौरान ये बात ध्यान रखनी है कि हर वो महिला जिसको आप गर्भ संस्कार या गर्भ की कक्षा लेने देने जा रहे हैं, तो उसका उसका डायबिटीज चेकअप जरूर करावें, शुगर चेकअप जरूर करावें। अगर वो बिल्कुल बॉर्डर लाइन भी आ रहा है तो भी आपको ये समझ लेना है कि कुछ ना कुछ इशू जरूर रहा है पीरियड्स के संदर्भ में। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 13.8 बिलियन एस्टिमेटेड एनुअल कॉस्ट ऑफ द अमेरिकन हेल्थ केयर सिस्टम टू डायग्नोज एंड ट्रीट वुमेन पीसीओएस। बाकी ये सब तो अलग चीज़ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पीसीओएस के संदर्भ में क्या क्या सिम्टम है पीसीओएस का, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, आपको लिख लेना चाहिए। सबसे पहले तो इसमें मूड चेंजेस का नाम आता है। मूड चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मूड चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत रैपिड गुस्सा आना, रैपिड प्रेम आना तो खूब आना, क्रोध आना तो खूब आना, कभी रोने लगना, है ना, ये सारी चीजें पीसीओएस का लक्षण है। कभी बिल्कुल घृणा, द्वंद्व, ईर्ष्या, ये सारी चीजें बहुत कॉमन हो जाती हैं इस हार्मोन्स के पीसीओएस के संदर्भ में। जैसे इसका सिम्टम हम देखते हैं तो विभिन्न हार्मोन्स रिलीज होता है, और वो हार्मोन्स हमारे लिए जैसे एफएसएच वगैरह रिलीज होना शुरू हो जाता है, जो हमें हमारे मूड स्विंग को और पुश करता है। दूसरा है दाना। ये बड़ा कॉमन माना जाता है, और मैं आपको एक बहुत सिंपल तरीका बताता हूँ किसी भी पीसीओएस वाली कन्या को पहचानने का। बहुत सिंपल प्रोसेस ये है। पीसीओएस वाले लोगों को, जिन लोगों को पीसीओएस होता है, उसके दाने दाने दाने, यहाँ पे दुनिया भर का दाना, यहाँ दुनिया भर का दाना आना शुरू हो जाता है। फिर मूछें आनी शुरू हो जाती हैं। ये भी एक बहुत बड़ी परेशानी है, मूंछों का आगमन। यानी जनरली आप देखते होंगे हल्का 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 दाना भी आना, मतलब मूंछों का बाल आना शुरू हो जाता है। कुछ लोगों के अंदर तो दाढ़ियां भी आनी शुरू हो जाती हैं, फिर वो परेशान रहती हैं। छोटी 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 10वीं 11वीं की बच्ची को एक एक बहुत बड़े अधिकारी हैं भारतीय पुलिस सेवा के, उनकी बिटिया, उनकी पोस्टिंग रायपुर हुई। और संयोग से वो किसी कक्षा में, मैं उनको जनरली बताया हुआ था कि ऐसा होता है कि दाढ़ी आनी शुरू हो जाती है। और जब वो लड़की उनकी 11वीं कक्षा में गई तो उनका कॉल आया कि सर आप रायपुर आ जाइए, कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। मैंने बोला ऐसी क्या बात हो गई? फिर मेरे को रायपुर बुलाया उन्होंने, टिकट वगैरह भेज के पहुंचा मैं, तो उन्होंने बताया कि सर आप मेरी बिटिया को बस देख लीजिए और देख के मुझे बताइएगा कि क्या हो रहा है। मैं समझ गया कि क्या इशू था। फिर मैं बताया कि सर आप ठीक ठीक समझ रहे हो, पीसीओडी की शुरुआत हो चुकी है। बहुत परेशान हुए वो बेचारे। कालांतर में खैर योग वगैरह करके ठीक हो गई वो लड़की। पीसीओडी वगैरह तो अब तो खैर उसकी शादी वादी हो गई, बच्चे भी हैं। लेकिन स्टिल आई वांट टू टेल यू कि अगर आप अर्ली डायग्नोसिस में चले जाते हैं, अगर बच्चों को देखते हैं, अर्ली डायग्नोसिस में आप रहते हैं और चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो पीसीओडी ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप ठीक कर ही नहीं सकते। गर्भ संस्कार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पीसीओडी वाले या पीसीओएस वाले पेशेंट को आइडेंटिफाई करके रखें, क्योंकि ये आपके सामने सबसे बड़े शत्रु हैं। पीसीओडी वाली पेशेंट जो होती है, अच्छा एक और चीज बताता हूँ, पीसीओडी जिसकी हिस्ट्री रही है पीसीओडी के संदर्भ में, उसके बच्चे के खराब होने की संभावना भी बहुत होती है।
समझ रहे आप? यानी कि तीसरे चौथे पांचवें महीने में मिसकैरेजेस हो जाने की संभावना खूब रहती है। ऐसे में बहुत ध्यान से आपको रखना होगा। योग की जो भी कक्षा करवावें आप ये तय करके रखिए कि आप क्या कराने जा रहे हैं और कितनी मात्रा में कराने जा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि पेल्विक स्ट्रेच के कारण से अननेसेसरी कोई सेल ब्रस्ट कर जाए और फिर वो परेशानी का कारक बन जाए। पेल्विक स्ट्रेच अभी बताऊंगा कि कैसे होता है पेल्विक स्ट्रेच वगैरह भी। ठीक है, परेशान नहीं। आगे चलते हैं। फटीग एक और बहुत इंपॉर्टेंट इसका वो है, फटीग, हमेशा थकान बनी रहे, शरीर जो है थकी थकी सी रहती है, फटीग इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट है। वो प्री डायबिटीज वाला जो मैंने बताया आपको, इंसुलिन रेसिस्टेंस होता ही है। फिर टेस्टोस्टेरॉन का लेवल बहुत बढ़ जाता है, जैसे ही ये बढ़ता है वो सारा पुरुषों वाला गुण आना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। मर्दाना चाल, है ना, दाढ़ी मूंछ इत्यादि ये सब आनी शुरू हो जाती है टेस्टोस्टेरॉन के बढ़ते ही। एक्सेसिव बॉडी हेयर ग्रोथ, ये तो मैंने आपको as well अभी लिखवाया है। वेट चेंजेस, और वजन में व्यापक परिवर्तन होता है, एकाएक वजन बढ़ना शुरू हो जाता है और शरीर लंबी नहीं होती है, हैवी होती है, मतलब मोटापा बढ़ता चलता चला जाता है। और ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। यूनिवर्सिटी गोइंग लड़कियों में एक रिसर्च की गई थी अभी थोड़े दिन पहले, नोएडा की एक रिसर्च है, एमआईटी यूनिवर्सिटी के संदर्भ में बात की जा रही है। तो वहाँ देखा गया कि तकरीबन 70% कन्याओं का वजन आवश्यकता से ज़्यादा था, उनके बीएमआई से ज़्यादा था। क्यों? क्योंकि डे बाय डे उनके खान पीन और रहन सहन की जो विषयवृत्ति थी वो अनुचित थी। ठीक है। ओवेरियन सिस्ट मैंने आपको बताया। लो सेक्स ड्राइव ये एक अलग विषय है। इरेगुलर मिस्ड पीरियड्स ये बहुत कॉमन विषय है, पीरियड्स का मिस होना। ठीक है। और मेल पैटर्न बाल्डनेस, थाइनिंग हेयर इत्यादि इत्यादि, बाल वगैरह जो होता है ना, बहुत चुटिया वगैरह जो होती है वो बहुत बहुत पतली होनी शुरू हो जाती है, बाल झड़ना शुरू हो जाता है, अतिशय मात्रा में बाल झड़ता है। अब बात आती है अगला जो रोग इधर था, पीओआई का। आपने यहाँ देखा होगा, ये दूसरा, प्राइमरी ओवेरियन इंसफिशियंसी, है ना। इसके विषय में हम बात करेंगे। ये बहुत, अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कैजुअल रोग इन इन दिनों देखा जा रहा है। क्या है प्राइमरी ओवेरियन इंसफिशियंसी? इज व्हेन अ वुमेन्स ओवरीज स्टॉप फंक्शनिंग नॉर्मली। मतलब एक महिला की ओवरी जो है वो नॉर्मल फंक्शन करना ही बंद कर देवे, तो हम इसे बोलते हैं पीओआई। ठीक है। नॉर्मल फंक्शंस क्या होता है? ओवरी का जो फंक्शन है जिसमें एग्स को का प्रोडक्शन होता है, एग्स प्रोड्यूसिंग, एग्स का जो निर्माण हो रहा है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लेकिन ये सारी चीज़ें समाप्त हो जाती है, इनसफिशियंट हो जाती है, बंद हो जाती है। और इरेगुलर पीरियड्स का आना बहुत कॉमन देखा जा रहा है 40 के बाद, या पहले ये रोग 40 के बाद हुआ करता था, इन दोनों 40 के पहले ही देखा जा रहा है। ठीक है। और अर्ली मेनापोज एक बहुत बड़ा इशू बना पड़ा है ऐसे लोगों के लिए। जो महिलाएं सफलता की सीढ़ियां चढ़ना चाहती हैं, सोचती हैं कि बाद में बच्चे को जन्म देंगी, वो 35 पहुंचते पहुंचते ही उनके अंदर मेनोपॉज वाले सारे लक्षण दिखने लग जा रहे हैं। 35 40 के आसपास तक, अभी ये भी एक रिसर्च है कि 40 के आसपास में भी बहुत सारी महिलाओं को मेनोपॉज हो जा रहा है। पहले यही रेट जो था वो 55 के आसपास के पास था, 55 या 60 वर्ष तक भी मेनोपॉज नहीं होता था। परंतु इन दिनों ये मेनोपॉज की संभावना। मेनोपॉज क्या होता है? मेनोपॉज होता है महिलाओं के अंदर जो मासिक धर्म वाली वृत्ति होती है वो समाप्त हो जाए, मासिक धर्म आना बंद हो जाता है, धीरे धीरे इरेगुलर होता है और फिर एकाएक बंद हो जाता है। मेनापोज आना और रक्त प्रवाह बंद हो जाना, मासिक धर्म बंद हो जाना, अगेन शरीर के अंदर बहुत सारी बीमारियों का कारक हो सकता है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोग है, प्राइमरी ओवेरियन इंसफिशियंसी। आप देखिए एक पिक्चर यहाँ पे आपको दिख रही होगी ओवरी की, जिसको आप हम आपको दिखा रहे हैं। नॉर्मल ओवरी जो होती है उसका स्वरूप अलग है। ठीक है। उसमें एक्स निर्माण का को आप देख पा रहे होंगे, और यहाँ पे जो दूसरे साइड में है, राइट साइड में, ये प्री मैच्योर ओवरी है ना, पहले ही इसमें एक्स बनना समाप्त हो जाता है। क्या है मेजर कॉज है पीओआई का, प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशियंसी का? है ना, क्या है उसके पीछे? देखिए यहाँ दूसरे पिक्चर में सब लिखा हुआ है कि जेनेटिक डिफेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इन दिनों, जेनेटिक्स डिसऑर्डर्स आना शुरू हो जाता है। तो इसलिए इनसफिशियंट हो जाता है। इसलिए साधारणतया माना जाता है कि 20 21 साल 22 साल की कन्याओं का विवाह हो जाए, 23 साल 24 साल जाते जाते विवाह हो जाए। क्योंकि ये जो पीओआई है जनरली ये 30 35 के बाद में ही देखा जाता है, उसके पहले नहीं। क्योंकि ओवरी जो होती है जनरली 12 वर्ष से 13 वर्ष के बाद में जैसे ही पीरियड्स शुरू होता है, उसके 10 साल 12 साल 15 साल तक तो वो बहुत साधारणतया कार्य करती रहती है, अनटिल अनलेस कि आपकी डाइट वगैरह बिल्कुल ही बेकार ना हो। अगर चीज़ें थोड़ी सी ठीक है तो ठीक है। लेकिन अगर लेट शादी होती है और फिर लेट बच्चा होता है, आजकल ये भी मैंने बताया ना कि शादियां हो जा रही हैं समय से, मतलब 22 23 24 25 साल तक। फिर माता और पिता यानी कि जो पति पत्नी है वो ये तय करते हैं कि पहले हम सफल होके दिखाएंगे, उसके बाद हम बच्चे को जन्म देंगे। मतलब बच्चा जन्म देना उनके लिए एक टास्क जैसा लगता है कि एक टास्क है, ना कि एक नेचुरल प्रोसेस।
तो आपको एज अ योगा टीचर ये समझना भी है और ये समझाना भी है कि समय का बिल्कुल ध्यान रखें बच्चे के जन्म देने में। विवाह उपरांत कायदे से देखा जाए तो 1 साल का समय पर्याप्त होता है। 1 साल के उपरांत बच्चे को जन्म देने की प्रोसेस में आगे बढ़ जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि जीवन एंजॉय करने या घूमने फिरने या इत्यादि इत्यादि चीज़ों के चक्कर में बहुत लंबा समय आप निकाल दें और फिर बच्चे का जन्म ना हो। ताकि अगर ऐसा होगा तो फिर ये POI होने की यदि संभावना रही तो फिर कोई भी चीज़ ठीक नहीं कर सकती है। योग उसमें सहायता कर सकता है, लेकिन योग की भी कुछ लिमिटेशंस हैं। अभी कुछ ऐसे रिसर्च नहीं है कि हम ओवरीज के अंदर जाके ठीक कर सकें। हाँ, ये नो डाउट कि हम अपने आसनों से ब्लड फ्लो बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमारी सारी डिपेंडेंसी सिर्फ ब्लड फ्लो के ऊपर ही है, इसके अलावा हम और कुछ नहीं कर पाते। तो इसलिए कोशिश ये करें कि आप जब भी आप ऐसे ऐसे आसनों का नाम लेते हैं, जब भी आप ऐसे रोग का नाम लेते हैं, तो थोड़ा सा आपको काउंटर करना होता है। ठीक है, अब आगे आगे आप देख पा रहे होंगे इसमें लिखा हुआ है ओवेरियन टॉक्सिन्स की बात की जा रही है, जिसमें ओवेरियन टॉक्सिन्स में साधारणतः जैसे किसी को कोई परेशानी है, कैंसर वगैरह कहीं हुआ है, फिर वो लोग रेडिएशन ले लेते हैं, कीमोथेरेपी ले लेते हैं, तो भी ओवरीज परेशान हो जाती हैं और फिर उससे इंजरी हो जाती है। एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेरॉइड्स का इम्पैक्ट आजकल देखा जा रहा है। थोड़ी सी खांसी और बुखार वगैरह हो जाता है महिलाओं को, तो तुरंत वो चली जाती हैं बड़े से हॉस्पिटल में और इंस्टेंट उन्हें बंद करना होता है, क्योंकि कल मीटिंग है, कल कहीं जाना है, या ऐसा ही कुछ बहाना देके। और इसके लिए डॉक्टर्स क्या करते हैं, फिर डॉक्टर्स दे देते हैं स्टेरॉइड्स। और स्टेरॉइड का इम्पैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खतरनाक होता है प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए। इसलिए हमारी पूरी कोशिश ये हो कि हम स्टेरॉइड्स का कम से कम उपयोग करें। कम से कम, जितना कम उपयोग हो उतना बेहतर है। स्टेरॉइड्स हमारे लिए, यानी महिलाओं के लिए साधारणतः बहुत बहुत घातक होता है। फिर अगेन FSH का जो लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हार्मोनल डिसबैलेंसेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका भी हमें अध्ययन थोड़ा सा करके रखना होगा, जो हार्मोन्स के संदर्भ में मैंने आप सभी को बताया है। ठीक है, CYP17 डेफिशिएंसी, स्टार म्यूटेशन, ये सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है। इसको हम आगे समझेंगे, आगे आने वाले समय में। थोड़ा सा साइंटिफिक टर्म है तो आप अभी नहीं समझ पाएंगे, बट स्टिल हम आगे जरूर समझेंगे। ये एक आपको नॉर्मल ओवरी दिखाई दे रही होगी, जिसकी हम लोग कल्पना कर रहे हैं। जो नॉर्मल ओवरीज होती है साधारणतया, ये आप यहाँ पे देखिए रैप्चर्ड फॉलिकल्स होता है, मतलब कैसे अंडज का निर्माण हो रहा है। ये जो अंडा है ये कैसे निर्माण हो रहा है और फिर आगे वो आगे बढ़ रहा है। परंतु जब POI की बात करते हैं, इधर लेफ्ट साइड में आप देखिए प्रीमच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी की जब आप बात करते हैं, तो जो उसकी कोशिकाएं हैं वो मेच्योर ही नहीं हो पाती हैं। वो धीरे 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 स्वतः डायरेक्टली वो समाप्ति की तरफ चली जाती है। एक प्रोसेस से होके गुजरना था इसको, परंतु वो नहीं हुआ। ठीक है, तो और हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम इसमें इसको ठीक करने के लिए अपने योग का पूरा पूरा उपयोग कर सकते हैं। योग के पास बहुत सारा ऑप्शन है, जहाँ पे हम अपने आसनों के उपयोग के द्वारा, प्राणायाम का प्रभाव इसके ऊपर है, डाइट का इसके ऊपर प्रभाव है, नेचुरोपैथी का इसके ऊपर प्रभाव है। अगेन वन मोर थिंग, आप ये बात ध्यान रखिए कि यदि आपने डाइट को ठीक कर लिया, अगर आपने प्राणायाम ऐड कर दिया किसी भी कन्या के जीवन में, अगर आपने हर एक चीज का एक एक स्टेप है, याद रखिए। मैं अगेन आपको बताता हूँ, सबसे पहले है आसन, फिर बात आती है प्राणायाम की। आसन से ज्यादा पावरफुल होता है प्राणायाम, इस बात को बिल्कुल नहीं भूलना है। आसन एक चीज है और प्राणायाम उसके आगे की चीज है। प्राणायाम आप जैसे कराते हैं वैसे प्राणायाम नहीं कराना है। प्राणायाम फोकस्ड काउंटर करता है, ये बात अपने मस्तिष्क में बिठाइए। प्राणायाम जैसे अनुलोम विलोम हम कराते हैं वो प्राणायाम नहीं है। अनुलोम विलोम का नाम जो हमने प्राणायाम रख रखा है, एक्चुअली वो प्राणायाम है ही नहीं। एक सेकंड रुकिएगा जरा। यस, तो मैं आपको बता रहा था कि आसन और प्राणायाम इन दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। समस्त प्रेगनेंसी के दौरान जब हम गर्भावस्था की बात करते हैं तो कौन सा प्राणायाम कराया जाना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि लोग कपालभाति को हठ रत्नावली के संदर्भ के आधार पे प्राणायाम मानते हुए और फिर उसे प्राणायाम के तौर पे इंट्रोड्यूस कर देते हैं, जो कि एक बहुत खतरनाक प्रक्रिया हो सकती है अगर महिला प्रेग्नेंट है तो। अगर उस प्रेगनेंसी में आपने कपालभाति का उपक्रम चला दिया तो कार्यक्रम खराब होना तय ही तय है। ऐसे में कौन सा
प्राणायाम कराया जाना चाहिए। कितना बंध लगना है, कितना कितना कुंभक हो, कितना रेचक हो, क्योंकि सारी किताबें जितने भी उपनिषद हैं, ईश केन कट प्रश्न मुंडक मांडुक्य, ये सारे उपनिषद जो है अलग अलग बताते हैं प्रक्रिया कि कितना आपको कुंभक करना है, कितना रेचक करना है, मतलब कितने सेकंड सांस रोकनी है, कितने सेकंड सांस छोड़नी है। कई बार ऐसा होता है कि हम कंटिन्यूएशन में प्राणायाम चला देते हैं, तो वो एक छोटी छोटी प्रक्रियाएं हैं, लेकिन वो इन अगेन प्रभावित तो करती ही हैं। ये बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि योग का या आसन का या प्राणायाम का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। ये बिल्कुल गलत बात है। सारी चीज़ों का साइड इफेक्ट होता है। दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका एक हिस्सा ठीक हो तो दूसरा हिस्सा खराब नहीं होगा। बस आपको पता नहीं है, वो एक अलग बात है। मार्केटिंग के लिए आप कहते रहते हो, क्लाइंट से बोलो कि हाँ इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, वो चलेगा, लेकिन आप सच्चाई, मतलब सच्चाई के सामने आप मुंह मत छुपाइए। ये बात सही है कि अगर आपने कपालभाति करा दिया तो फिर परेशानी तुरंत बढ़ जाएगी। ऐसे में कौन सा आसन कराना है, ये भी हम लोग इस विषय पे बात करेंगे। अंतिम 2 दिनों की कक्षा में हम लोग जो है वो आसनों के संदर्भ में बात करेंगे, कैसे आसन कराया जाता है। ठीक है, मैं आप सभी लोग मैथ्स प्रिपेयर रखिएगा। लास्ट की 2 क्लासेस में हम लोग इस विषय पे बात करेंगे कि अगर हमें आंतरिक दीवार पे, देखिए, जब आप आसन करते हैं लोग बोलते हैं कि बटरफ्लाई पोज कीजिए, बटरफ्लाई पोज जो है वो बहुत लाभकारी है ना। लेकिन वो किस चीज़ में लाभकारी है? वो ऐसा थोड़ी है कि आप बटरफ्लाई कर रहे हो तो बिल्कुल आंतरिक जो ओवरी की इंटरनल वॉल है आप उसको भी ठीक कर सकते हो। भाई आप मानो ये पूरा जो घर है, जिस घर में आप बैठे हुए हो, ये मान लो कि ये ओवरीज है, ठीक है। और आप जिस कमरे में बैठे हुए हो उसकी आंतरिक दीवार पे जो पिक्चर टंगी हुई है, उस पिक्चर को आपको मूव करना है, उसको हिलाना है। अब मैं पूरे घर को हिला रहा हूँ तो ऐसा थोड़ी है कि वो आंतरिक दीवार, मतलब बाहर वाली दीवार तो हिल जाएगी, लेकिन दीवार के अंदर जो कमरा है, कमरे के अंदर जो दीवार है, वो थोड़ी मूवमेंट में आएगा। तो और आपका पूरा पूरा कॉन्सेप्ट किस बात पे है कि आप बस आसन करो, ब्लड फ्लो बढ़ेगा, जैसे ही ब्लड फ्लो बढ़ेगा तुरंत ठीक हो जाएगा। क्योंकि आपकी पूरी साइंस, पूरा योग डिपार्टमेंट इसी बात पे टिका हुआ है कि कितना ब्लड फ्लो हम पहुंचा पा रहे हैं वांछित अंग तक। लेकिन बहुत सारा अंग ऐसा है जिसके लिए ब्लड फ्लो इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता। उसके लिए डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, उसके लिए हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसके लिए मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऐसे में आपको ये समझना होगा कि अगर ओवरीज को ठीक रखना है तो आपको, अच्छा एक और बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि अगर आप कुशल वक्ता नहीं है, सो यू कैन नॉट बी अ गुड टीचर। आप अच्छे अध्यापक नहीं बन सकते। कुशल वक्ता का मतलब एक अच्छा ऐसा व्यक्ति जो अपनी बातों से ही सारा का सारा योग क्लास कराने में सक्षम हो। यानी आपको बताना आता हो कि आप जो कराने जा रहे हैं उसको अच्छे से आप एक्सप्लेन कर पा रहे हैं उस क्लाइंट तक, और वो क्लाइंट समझ पा रहा है। अगर क्लाइंट समझ ही नहीं पा रहा है तो फिर आपके सारे आसन कराना, मतलब आपका सारा आसन कराना, सारी चीज़ें बेकार है आपके लिए। ओके। तो कोशिश ये हमें करना चाहिए कि हम बहुत ऑथेंटिक हों, बहुत लिमिटेड चीज़ ही दें, लेकिन उसके विषय में कोई ऑथेंटिसिटी में प्रश्न ना लगा पाए। क्योंकि एक बार यदि क्वेश्चन मार्क लगा दिया दिमाग ने, तो फिर आप कितना भी प्रयास कर लोगे आप सफल नहीं हो पाओगे, और वो चीज़ जो आप देना चाहते हो वो नहीं दे पाओगे। अगला रोग जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस भी बोलते हैं इसको। ये रहा एंडोमेट्रियोसिस। ये देखिए, ये भी कुछ उसी के संदर्भ का रोग है। ठीक है, कि POI जैसा ये रोग दिख रहा है। एंडोमेट्रियोसिस क्या है? ये एक ऑस्ट्रोजन डिपेंडेंट रोग माना जाता है, एक हार्मोनल डिसबैलेंस माना जाता है, जो साधारणतया महिलाओं के अंदर एंडोमेट्रियल टिश्यू के अंदर या उसके उसके अंदर बहुत छोटे छोटे गांठ के तौर पे दिखने लग जाता है। ठीक है, अभी आप देखेंगे आगे तो समझ पाएंगे। थोड़ा सा इसको आप लिख लीजिए हल्का सा। एंडोमेट्रियोसिस इज अ क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी गायनोकोलॉजिकल कंडीशन। इन्फ्लेमेटरी गायनाकोलॉजिकल कंडीशन, आप इसे बोल्ड कर लीजिए तो आप समझ पाएंगे। इन्फ्लेमेटरी गायनाकोलॉजिकल कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ इंडोमेट्रियल टिश्यू, जो आंतरिक है। इंडो शब्द जहां भी है उसका मतलब है आंतरिक से मानिएगा। कैसा होता है आप अभी इसको देखोगे तो समझ जाओगे, परेशान ना हो। ये देखो, एक चित्र आपको ये दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या? बहुत ध्यान से देखिए इस चित्र को। देख पा रहे हैं आप? ये हमारा यूट्रस। ठीक है, इधर इधर वाले चित्र को देखिए जो जनरली गूगल वगैरह पे दिखती है। और ये है ओवरी। ठीक है, ये है राइट ओवरी। ओरिजिनल पिक्चर आप देखो, दोनों से कल्पनातीत रही है। और आप जब ये एंडोमेट्रियोसिस की बात जब आती है तो वो ऐसी ऐसी ऐसा हो जाता है। एक काला, एक अनहेल्दी सेल, अनहेल्दी कोशिकाएं, अनहेल्दी टिश्यू होता दिखना शुरू हो जाता है। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ आप देखिए। अब आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, आप थोड़ा सा इधर समझ पाएंगे तो। 1 सेकंड दीजिए।
आप ये देख पा रहे हैं, ये छोटी छोटी ब्लड वहिकाएं दिख रही हैं आपको यहाँ पे? ये ब्लड वेसल्स, ये कोशिकाएं, जब आप योग करते हैं ना, तो इन सब में आप इम्पैक्ट ला देते हैं। मतलब इन सब में खून का प्रवाह ठीक हो जाता है। और ये कंडीशन जो यहाँ पे ये हो रही है ना, ये कंडीशन, इस कंडीशन को कॉन्कर करने का सबसे सिंपल तरीका है कि आप प्राणायाम के माध्यम से कुंभक का जितना उपयोग करते हैं, जितना कुंभक का उपयोग करते हैं, उतना ही ये अनवांछित चीजें जो डेवलप हो रही हैं, ये धीरे धीरे काउंटर कर जाती हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ क्यों, कैसे, क्या, कब। अच्छा, एक चीज, एक अभ्यास करते हैं सभी लोग। खाना खाए हो कि नहीं खाया? चलो खाए भी हो तो चलो एक मिनट के लिए तो अभ्यास कर ही लो। कमर गर्दन सीधी करो, बैठो, मैं बताता हूँ। कमर गर्दन सीधी करके बैठो। कैमरा आप लोग जो भी ऑन कर सकता है प्लीज कर लीजिए, ताकि थोड़ा सा मैं देखता भी रहूँ आप सभी को। 1 मिनट की प्रक्रिया है। जस्ट एक टैक्टिकल वो है। गहरी सांस लीजिए, खूब सारी सांस लीजिए, गहरी सांस लीजिए। चलिए, रेडी, 1 2 3। 5 सेकंड तक सांस लेनी ही लेनी है सबको, और सांस को अंदर रोकिएगा। डीप इनहेल कीजिए, इनहेल कीजिए, अंदर रोकिए, पेट को फुला के रखिए, आंखें बंद मत कीजिए, प्रैक्टिस हो रही है, ऐसा मेडिटेशन थोड़ी करा रहा हूँ। मेरी तरफ देखते रहिए। सांस अंदर रुकी हुई है, सांस अंदर रुकी हुई है, अंदर रुकी हुई है। अब सांस को आप आंखों से छोड़ने की कोशिश कीजिए, नाक से नहीं छोड़ना है। सब असफल, सब असफल। कोशिश कर रहे हो कि सोच रहे हो भाई? देखो, सांस लेके, ठीक है, चेहरे से निकालने की कोशिश कीजिए, भावना कीजिए कि पूरी, मतलब पूरा चेहरा लाल हो जाना चाहिए। निकालिए, कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए। दिखा कुछ? कोशिश कर आपने? गॉट इट? गॉट माय पॉइंट? इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है पूजा जी, इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है। दिखाइए भाई, जिसका जिसकी शक्ल दिख रही है। श्रद्धा जी, कोशिश कीजिए। एक बार आप लोग समझ जाओगे ना मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, तो फिर सारी चीजें आसान हो जाएंगी। प्रेशराइज करके पूरे चेहरे से सांस को निकालने की कोशिश कीजिए। हाँ, फेस रेड हो जाना चाहिए बिल्कुल। वेरी गुड। हाँ, ये देखिए, विकास जी ने बिल्कुल एकोरेट करा, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ज्योति जी, वेरी गुड। अंबिका जी, कोशिश कीजिए, देख क्या रही है दूसरे को, खुद भी खुद कोशिश करना है। ओके, कुछ लोगों ने पकड़ा। आप समझ तो गए ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? मेरा जब कैमरा दिख ही आपको, नहीं आप जब कुंभक और रेचक के अभ्यास को समझ जाएंगे ना, जब आप प्रेशर क्रिएट करने लग जाते हैं, देखो हमारे प्राणायाम में एक सिंपल प्रोसेस ये बताई गई है कि कुछ नहीं करना, सांस को लेना है, अंदर रोक लो आप। और जब रोक लोगे तो धीरे धीरे जब सारी कोशिकाओं के ऑक्सीजन की पूर्णता हो जाती है, फिर वो जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, तो आपको एक एक अफनाहट होने लगेगी, आप घबराने लगोगे कि जल्दी सांस लो, जल्दी सांस लो, जल्दी सांस लो। लेकिन ऐसा थोड़ी कि मर थोड़ी जाओगे, एक मिनट और रोक लोगे तो। मरोगे, लेकिन 2 3 4 मिनट 5 मिनट के बाद से मरोगे ना, है कि नहीं? तो सांस को लेना है, लीजिए, और अंदर रोक लीजिए। और आप देखिए कि कब तक रोक पा रहे हैं। तो एक तो ये नेचुरल प्रोसेस हो गई। लेकिन जब हम टारगेटेड ऑर्गन पे अगर हम धारणा युक्त प्राणायाम करने लगे, हमें ये दिखने लग जाए कि हमें ओवरीज तक, ओवरीज के उस हिस्से तक ऑक्सीजन को पहुंचा देना है जहां हमारी आवश्यकताएं हैं। फॉर एग्जांपल, हमें इस हिस्से तक पहुंचाना है, और वो उसके लिए हमारे पास ये जो ब्लड वेसल्स आपको दिख रही हैं, ये ब्लड वेसल्स आपकी कौन है? आपकी हेल्पिंग हेल्पिंग हैंड्स हैं। आपको यहाँ तक पहुँचाना है, बस इतना अगर आप प्रोसेस करना जान जाते हैं, जब आपको ये स्ट्रेचिंग पता चल जाती है कि इन, ये जो यहाँ पे ये जो देख रहे हैं, ये 1 2 3, ये सब, इसको स्ट्रेचिंग के थ्रू कैसे हम लेके आ सकते हैं, योगासनों में कैसे स्ट्रेच कर सकते हैं, किन आसनों का उपयोग करें कि ये स्ट्रेच हो जाए। जैसे ही ये स्ट्रेच होना शुरू हो जाएगा तो ये ब्लड फ्लो होना शुरू हो जाता है। और ये ब्लड फ्लो ही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। हमारे समस्त आसनों का सबसे शानदार प्रक्रिया ये है। ठीक है? क्या हो गया? सॉरी सर लिख रही है बरखा जी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आप जब प्रेशर क्रिएट करना जान जाते हैं, जब आपको ये पता चल जाता है कि ब्लड वेसल्स तक कैसे खून को पहुंचाना है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड का होना। अगेन आई वांट टू टेल यू कि दिल्ली में बैठ के सांस ले रहे हो और सोच रहे हो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को भेज रहे हो, ऑक्सीजन भेज रहे हो ब्लड में, तो सबसे बड़ी मूर्खता है आपकी। मतलब पेड़ वगैरह हो, ऐसा क्षेत्र हो, ऐसा पानी हो जहाँ पे श्वास सटीक मिले आपको। आप पॉल्यूशन वाले एरिया में बैठ के आप श्वास लेंगे और फिर सोचेंगे, तो आप पॉल्यूशन ही भेज रहे हैं प्रेशर हीट के अंदर। तो
कोशिश ये भी करें कि आपकी श्वास बहुत सही जगह से आए। इसी थोड़ा सा इंडोमेट्रियोसिस को थोड़ा सा और दिखाया जाता है, इंडोमेट्रियोसिस को आप थोड़ा सा ऐसे देखिए। ये देख पा रहे हैं आप, ये छोटी छोटी संरचनाएं जो ये निकल के आ रही है अननेसेसरी ओवरीज के ऊपर, कोशिकाएं ही हैं आपकी, लेकिन ये कोशिकाएं गलत तरीके से डेवलप हो गई हैं, जो अंडजों के निर्माण में, एग्स के निर्माण में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, लेकिन वो उस रास्ते को ब्लॉक किए हुए, लिहाजा एग्स का निर्माण संभावित नहीं हो पा रहा है। ठीक है। तो ये तीन रोग मैंने आपको एक साथ में बता दिया। क्या क्या, पहले तो पीसीओएस बताया मैंने आपको, फिर पीओआई बताया, और उसके बाद फिर एंड्रोमेट्रोसिस। तीन रोगों को आप समझ लिए हैं। अच्छा, इन तीन रोगों को काउंटर अगर आप कर लेते हैं, अगर इन तीन रोगों से पार पा जाते हैं, मूड स्विंग और स्ट्रेस को कंट्रोल कर लेते हैं, तो ऐसी कोई महिला नहीं जो गर्भाधान ना कर ले। मतलब अगर आप इन तीन रोगों से पार पा गए तो आप गर्भ संस्कार के लिए एक्टिव हो जाइए, क्योंकि इसके बाद आपका गुरु वाला रोल प्ले होगा, इसके पहले तो आपको एज अ डॉक्टर ही रोल प्ले करना है। और याद रखिए, एज अ योगा टीचर यू आर एवरीथिंग, एज अ मेंटोर ऑल्सो, साइकेट्रिस्ट ऑल्सो, गुरु ऑल्सो, टीचर ऑल्सो, है ना, मेंटोर ऑल्सो, सारी चीज़ें, मतलब ए टू जेड सब आपको वो चीज़ निभानी है, जिसके लिए आप एक योग शिक्षक के तौर पे, एक योग्य शिक्षक के तौर पे जा रहे हैं। एक योग शिक्षक होना, मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ, बहुत आसान काम है, बहुत आसान काम है, लेकिन एक योग्य शिक्षक होना इज वेरी डिफिकल्ट थिंग। सो ट्राई टू बी अ योग्य शिक्षक। आप यदि किसी भी महिला के इन रोगों से पार पा गए, तो आप ये समझिए कि अब आप तैयार हैं गर्भ को आगे बताने के लिए, गर्भस्थ शिशु को समझने के लिए, और कैसे वो आगे बढ़े, कैसे वो हेल्दी हो जाए, और आपका उसके बाद रोल बहुत कम हो जाता है। हमेशा ये ध्यान रखिए कि आपको प्रकृति के ऊपर, प्रकृति की चीज़ों को प्रकृति तक पहुंचा दीजिए। यानी सिर्फ खेत अगर आपने रेडी कर दिया तरीके से, तो फिर आगे तो क्या करना है, आगे तो फिर आपको ज्ञान देना है कि बेटा मंत्र सुनाइए, गाना सुनाइए, यूट्यूब दिखाइए, है ना, रामायण और महाभारत दिखाइए, तो चलता रह रहा है, फिर तो गर्भ संस्कार आगे बढ़ जाएगा। लेकिन गर्भ संस्कार से पहले की जो परेशानी है, जहाँ एक्चुअली आपके टैलेंट की आवश्यकता है, क्योंकि ज्ञान तो कोई भी दे लेगा, आप समझो इस बात को, है ना। ज्ञान तो कि हाँ बेटा तुम स्वस्थ रहो, तुम खुश रहो, स्ट्रेस कम करो, डिप्रेशन कम करो, आनंद रहो, देखते रहो, मूड स्विंग हो रहा है, ये सारी बातें आजकल हर आदमी जानता है, क्योंकि इंटरनेट का जमाना है। लेकिन जो आदमी जो नहीं जानता है, वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप ये समझ पाइए कि जो चीज़ आपको देनी है, जिसके लिए आप एज अ थेरेपिस्ट जा रहे हैं, है ना, कि ऐसा ना दिखे कि बस आए और फिर कुछ भी बोले और बोल के चले गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं, थोड़ा सा और कुछ इसमें टेक्निकल चीज़ें आगे आपको और दिखेंगी। अब ये है फर्टिलिटी को बूस्ट करने वाले सप्लीमेंट्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कोशिश कीजिए कि एक एक को समझते चले। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट होता है महिलाओं के शरीर के लिए। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट्स कहा जाता है, हालांकि दो तीन और भी होते हैं, बट स्टिल ये सप्लीमेंट, सप्लीमेंट का होता है जानते हैं ना, जैसे आप ये प्रोटीन वगैरह खाते हो, कार्बोहाइड्रेट खाते हो, दो तीन चीज़ें तो बहुत कॉमन है। लेकिन ये इनोसिटॉल, नैक, जिंक, सेलेनियम, सीओ क्यूटन, वाइटेक्स, ये सारी चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आगे इसको और बताऊंगा। और ये कहाँ किसके लिए इंपॉर्टेंट है, इन सारी ग्रंथियों के लिए। आप ये देख पा रहे होंगे दूसरे पिक्चर में, आपको ग्लैंड्स दिख रही होंगी, किन किन ग्रंथियों के लिए ये सप्लीमेंट्स बहुत आवश्यक है। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू, ये मत समझिएगा कि थायराइड ग्रंथि का उपयोग जो है वो ओवरीज के लिए नहीं है, पिट्यूटरी का उपयोग ओवरीज के लिए नहीं है, हाइपोथैलेमस, इसका तो खैर वेल विजिबल इम्पैक्ट है, लेकिन सारी की सारी ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियों की खासियत ये है, वैज्ञानिक रीड कर पाए हो या ना कर पाए हो, लेकिन अनुभव ये कहता है कि ऐसी कोई ग्रंथि नहीं है जिसका किसी दूसरे ग्रंथि के ऊपर इम्पैक्ट ना हो। और ऐसे ही हमारा योग शास्त्र कहता है कि सारी की सारी इंद्रियां हमारे शरीर को काउंटर करती हैं। इंद्रियां जब कंट्रोल में आती हैं, तो इंद्रियां सबसे पहले किसको कंट्रोल करती है, हाइपोथैलेमस को। इंद्रियां मतलब आंखें, नाक, कान, मुंह, त्वचा, जिह्वा, ये सब किसे कंट्रोल करते हैं, हमारे पिट्यूटरी ग्रंथि के ऊपर इसका इम्पैक्ट देखा जाता है। तो पिट्यूटरी ग्रंथि यदि सारी ग्रंथियों को प्रभावित कर सकती है, तो सारी ग्रंथियां भी एक दूसरे के ऊपर प्रभाव जरूर डाल सकती हैं। हालांकि ये बात थोड़े और रिसर्च की है, बट स्टिल आपको ये समझना होगा कि सारी ग्रंथियों का उपयोग और उपभोग बहुत आवश्यक है आपके गर्भाधान के लिए। अब ये इन सप्लीमेंट्स का थोड़ा हम अध्ययन कर लेते हैं, आगे क्या क्या है। एनोसिटॉल, जिसको बोलते हैं इनोसिटॉल बोला जाता है इसे, इसके विषय में कुछ बातें लिख लीजिए। ये एक विटामिन कंपाउंड होता है। पहले इसको B8 के तौर पे हम जानते थे, B8 अभी भी बोलते हैं हालांकि, लेकिन ये ट्रू विटामिन नहीं होता है। मतलब एक विटामिन्स की भी परिभाषाएं अलग अलग वैज्ञानिक हर समय बदलते रहते हैं। जैसे कभी प्लेटो क्या बोलते उसको, प्लेटो ही थी ना वो एक ग्रह जो था,
जो छोटा सा ग्रह था पहले हमारे उसमें, आठ, प्लूटो प्लूटो। जब आजकल उसे चेंज कर दिया, बोलते हैं साथी ग्रह है वो, पता नहीं क्या, उसे क्षुद्र ग्रह की तुलना कर दी उस ग्रह को। प्लूटो। तो कहने का मतलब है कि वैसे B8 को ट्रू विटामिन नहीं बोला जाता, बट स्टिल ये बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है। सेल सिग्नलिंग में, हार्मोनल बैलेंस में, मेटाबॉलिक रेगुलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसका बस आपको इतना ही लिखना है कि ये B8 का ही कंपाउंड है, और ये हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस एंग्जाइटी इत्यादि को कंट्रोल करने में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, अपने अपने उसमें दिमाग में बिठा के रखिए। बी कंपाउंड जो होता है, जिसको हम बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, विटामिन का बी कॉम्प्लेक्स हिस्सा, आजकल बहुत इजीली डिपेंडेंट है हम कि कोई बात नहीं, बी कॉम्प्लेक्स की दवा खा लेंगे, ठीक है, बी कॉम्प्लेक्स की दवा खा लेंगे। बेहतर है कि आप एक सूची बना के रखिए और घर में उसे टांग के रखिए कि बी कॉम्प्लेक्स के सारे विटामिन, B1 से लेके B8 तक का जो भी कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो किन किन खाद्य पदार्थों में मिलता है, किन किन खाद्य पदार्थों में। जैसे मोटे अनाज जितने भी हैं, ठीक है, जो राजस्थानी क्षेत्रों में खाए जाते हैं मोटे अनाज, सांवा, राई, कोदो इत्यादि, है ना, ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। अगेन वन मोर थिंग, दलिया बहुत शानदार रोल प्ले करती है B8 कॉम्प्लेक्स को डेवलप करने के लिए, मोटा अनाज मैं आपको बता रहा हूँ। फिर हर वो चीज जो जमीन से 2-3 इंच तक ही, पहले सुनो तो सही, शेयर कीजिए, बता रहा हूँ तो नहीं सुनना है, चैट बॉक्स में लिख के भेजती है, स्क्रीन शेयर कीजिए। छानछेड़ जी पहले सुनो मेरी बात। तो बुलवा दिया फिर क्या बता रहा था मैं, हाँ, फ्लो टूट जाता है ना ऐसे, सर मोटे अनाज के बारे विटामिन। अनाज B8। मोटा अनाज, मैं मोटा आपको बता अनाज। रहा था कि हर सर वो बिल्कुल पौधा बिल्कुल जो सर। जमीन से दो दो तीन तीन इंच 4 इंच तक ही बढ़ता है, वो शरीर के मिनरल्स को बढ़ाने का सबसे सॉलिड स्रोत होता है। मतलब बाकी स्रोत सारे एक तरफ, और जमीन से 3-4 इंच तक की वृद्धि वाले पौधे एक तरफ। कौन कौन सा पौधा जमीन से सिर्फ 3 इंच बढ़ता है? 3 इंच का मतलब इतना ही हुआ, 3-4 इंच इतना ही, इससे ज्यादा नहीं बढ़ता, ज्यादा ज्यादा एक ब्लान का हो जाएगा। क्या क्या हो चना। सकता है बटन ही लेके बताएगा? सर प्याज हो चना। गया, हरी सब्जियां जो होती हैं छोटी, पालक, सरसों, राई, बोलो बोलो, कोशिश करो। चना प्याज। सर। हरा चना। सर अनियन हो गया, और लहसुन जैसे गार्लिक हो गया, मूंग और हो गया हरी सर। सब्जियां जो होती हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां। वेरी गुड। इसके अलावा बथुआ, जो बथुआ, फ्रेंच बीन, बथुआ, पालक, ग्रीन चौलाई, वेजिटेबल। है ना, जो ये फ्रेंच सारी बीन चीजें होते हैं जो सर, वो छोटी भी छोटी छोटे होती में हैं, उगते हैं। जो छोटी छोटी चीजें टमाटो जो प्लांट निकल, होते हैं सर, वो भी छोटे में ही उगते हैं। क्या चीज? टमाटो की जो छोटे प्लांट्स होते हैं, वो भी होते नहीं, हैं। टोमेटो नहीं काउंट करते, टोमेटो तो पूरा पौधा है, टोमेटो नहीं, टमाटर नहीं लेते। सर ग्रीन वेजिटेबल्स। हाँ, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, यदि शाश्वत स्रोत से मिले तो। और अलग अलग राज्यों में अलग अलग देखा जाता है। म्यूट करके रखिए जरा आप लोग, म्यूट कर लीजिए। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग देखा जाता है। जैसे लाल भाजी होती है, छत्तीसगढ़ में बहुत फेमस है लाल भाजी, है ना। जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में कुछ पौधे इतने ज़बरदस्त होते हैं जो बहुत ही मेडिसिनल प्लांट्स के तौर पे हम उसे देखते हैं। फिर बंगाली क्षेत्र में भी मुझे रहने का अवसर मिला है, वहाँ भी कुछ पौधे बहुत ही बहुत मेडिसिनल गुण को लिए हुए हैं। तो आप कोशिश ये करें कि इन ऐसे पौधों की सूची बना लें कि उसके अंदर क्या क्या मिलता है। और अगेन वन मोर थिंग कि ऐसे पौधे बहुत लाभकारी होते हैं आपके शरीर के अंदर विटामिन B कॉम्प्लेक्स को जनरेट करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। फिर जंप करते हैं अगले लेवल पे, वो है NAC, नैक। इसको क्या बोलते हैं? एन एसिटाइल सिस्टीन। ठीक है, टेक्निकल टर्म है थोड़ा सा, लेकिन अगेन ये एमिनो एसिड का ही बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इसका सोर्स आप लोग निकालिए कि किन किन सोर्सेज से NAC हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। शुरुआती ऐसी महिलाएं जिनके अंदर ओवल्यूशन हो ही नहीं रहा है, ठीक है, अंडज का निर्माण ही नहीं हो रहा है, उनके अंदर ये एसिटाइल वाले जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं, ये बहुत बहुत स्थिरता से अपने शरीर के अंदर उन योग्यताओं को ला देते हैं। मैं आगे ये भी लिखवाऊंगा कि ये कैसे कैसे डेवलप करता है। एक और चीज़ बताता हूँ, एक होती है क्वालिटी, एग्स की क्वालिटी। फर्टिलिटी के लिए स्पर्म, मेल स्पर्म जो होता है उसका काउंट देखा जाता है, और ओवम की क्वालिटी को देखा जाता है। क्वालिटी यदि खराब है, जैसे होता क्या है कि साधारणतया
अगर एक महिला, सपोज कीजिए उसको फरवरी क्या चला, जनवरी चला ना, फरवरी मार्च अप्रैल में उसे कंसीव करना है। अप्रैल में उसे बच्चे को जन्म मतलब बच्चे को धारित करने के लिए अपनी प्रक्रिया से गुजरना है, कंसीविंग प्रोसेस से गुजरना है। और वो जनवरी, फरवरी, मार्च इन तीनों महीने में अनवरत बार सहवास करके अंडज को शरीर से बाहर निकाल चुकी है। तो जाहिर सी बात है कि वो क्वालिटी जो जो क्वालिटी उसे प्राप्त करनी थी, वो क्वालिटी कमजोर हो जाएगी। और पुरुषों को भी ये चाहिए। अतः इस बात का बिल्कुल उन्नयन कर लीजिए अपने मस्तिष्क में आप सभी, कि यदि बच्चे को जन्म दिलाना है तो कम से कम 2 से 3 महीने तक सहवास नाम की प्रक्रिया से दूरी बनाए रखें। अनैतिक सहवास से तो कदाचित बिल्कुल भी, क्योंकि सप्त धातु सिद्धांत जो है वो यही कहता है कि रस, रक्त, अस्थि, मांस, मेद, मज्जा, फिर जाके वीर्य। अकेला रस जो है वो एक दिन में चेंज होगा, रक्त 120 दिन में चेंज होएगा। ऐसे करते 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 वीर्य जो है, वो एक बूंद की वीर्य के निर्माण की प्रक्रिया बहुत लंबी होती है। 120 डेज तो आरबीसी के परिवर्तन के लिए चाहिए ही चाहिए। लिहाजा कम से कम 3 महीने की अगर साधना हो तो बहुत उच्च कोटि का वीर्य बनेगा और उच्च कोटि का ओवम भी बनेगा शरीर के अंदर। और ये फिर ये जितने भी जितने भी ये सिस्टीन या ये जितने भी तत्व एसिटाइल वगैरह मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब कंट्रोल आप कर पाएंगे। सारी चीजें जो है वो फिर वो कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि ये कहाँ से आता है, किस चीज को खाएं किस चीज को बनाए, नहीं। करना क्या है आपको, सिर्फ और सिर्फ हरे पत्तेदार सब्जियों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाए, मोटे अनाज को खाइए। कोई भी चीज जो आपको टीवी पे बिकती हुई दिख रही हो उसे तुरंत बंद कर दिए कि वो नहीं खाना है। क्योंकि टीवी पे जो बेच रहा है ना, वो व्यापार कर रहा है। ये वो चाहे लाख बार बोले कि इसमें भरा पड़ा है नीम का गुण, इसमें भरा पड़ा है इसका गुण उसका गुण इत्यादि इत्यादि, उससे दूरी बना लीजिए। पैक्ड वाटर बॉटल भी नहीं होनी चाहिए। आपका पानी जो जमीन से मिलता है, अगर वो मिल रहा है तो लाख गुना बेहतर है। यदि डिपेंडेंसी है ही है कि अब पानी के बोतल के ऊपर, तो फिर रखिए, लेकिन कोशिश ये करें कि उसे उबाल के जरूर पिए। अपने घर में उबाल लीजिए, उबाल के उसे रखिए फिर पीजिए। एक और चीज होती है रंग चिकित्सा, जिसमें आप बोतल के विभिन्न रंगों का उपयोग करके, लाल, नीला, हरा, ऐसे उपयोग करके सूरज की किरण से पानी को एनर्जाइज करा सकते हैं। और फिर वो पानी आप पी सकते हैं अगर आपको गर्भाधान से होके गुजरना है तो गर्भस्थ शिशु तक पहुंचे उसके पूर्वत में जो मैं आपको बता रहा हूं, प्रिपरेशन ऑफ गर्भ संस्कार, उसके लिए ये सारी मोडालिटी, ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। प्रिपरेशन बहुत महत्वपूर्ण है एक उच्च आत्मा को आमंत्रित करने के लिए, एक शानदार आत्मा को आमंत्रित करने के लिए प्रिपरेशन। क्योंकि हमेशा याद रखिए, अच्छी जमीन पे ही अच्छे पेड़ उगा करते हैं। बेकार जमीन पे कुछ भी थोड़ी उग जाएगा। ऐसा थोड़ी कि मरुस्थल है और वहां पे आप बरगद का पेड़ उगा लेंगे, असंभव, नहीं हो सकता। इसलिए अगर आपने अपने शरीर को बिल्कुल आध्यात्मिक बना दिया, मंदिर के समान रखा हुआ है, तो निश्चित तौर पे एक उच्च कोटि की आत्मा आएगी। नाउ फर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी, ये सब क्या होता है, इसके विषय में भी मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। ये देखिए, फर्टिलिटी का मतलब क्या है। फर्टिलिटी का मतलब प्रोडक्शन ऑफ लाइव बर्थ, ठीक है। इनफर्टिलिटी, ये सब तो टेक्निकल टर्म है जिसको आपको रख लेना चाहिए ताकि आप ये देख पाएं कि आपका पेशेंट है कैसा। इनफर्टिलिटी का मतलब होता है इनेबिलिटी, योग्यता की कमी हो जाए, एक बच्चे को जन्म देने में की योग्यता की कमी, अयोग्य घोषित हो जाए, ठीक है। वैरायटी जिसके से बोलते हैं कि एक महिला कुछ बच्चों को जन्म दे चुकी है, एक बच्चे या दो बच्चे को जन्म दे चुकी है और उसके बाद वो अयोग्य हो, या कितने बच्चे बच्चे उसके जीवित हैं वो। ग्रेविडिटी किसे बोलते हैं, नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज अ वुमन हैज हैड वेदर और नॉट दे प्रोड्यूस अ लाइव बर्थ। ग्रेविडिटी अगेन एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है। ग्रेविडिटी क्या होता है, ग्रेविडिटी, ग्रेविडिटी समझाता हूँ। ग्रेविडिटी का मतलब ऐसा समझिए कि एक महिला जो विवाह उपरांत, प्रथम सहवास के उपरांत एक बच्चे को कंसीव कर लेती है, ठीक है, चाहे जानकारी में या अजानकारी में, परंतु वो बच्चा सस्टेन नहीं कर पाता है, दूसरे तीसरे या चौथे महीने में वो मिसकैरेज हो जाता है। ऐसे करते करते वो 3 से 4 या 5 या 6 बार तक कंसीव करने का प्रयास करती है बच्चे को, और 5 के 5 बार या 6 बार वो बच्चा निकल जाता है, वो बच्चा नहीं कंसीव हो पाता है। तो उसको हम ग्रेविडिटी महिला बोलते हैं, ग्रेवाइड वुमन बोला जाता है। और ऐसी महिलाओं के योग चिकित्सा में, अगर आप गर्भ चिकित्सा देने जा रहे हैं, अगर आप प्रेगनेंसी योगा के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो आप सबसे पहले सारे टेस्ट को बाकायदा एनालाइज कीजिए, बाकायदा।
हर एक चीज, हर एक टेस्ट का एनालिसिस होना चाहिए, सारा टेस्ट का मतलब सारा, जितने हॉर्मोन्स है, जितना साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, स्ट्रेस कैसा है ना, क्या उसकी पास्ट हिस्ट्री रही है, फिर माता पिता की हिस्ट्री कैसी रही है, कितने भाई बहन थे, चौथे नंबर की वो कन्या है जो बार बार ग्रेवाइड वुमेन हो जा रही है, इत्यादि इत्यादि चीजें। और आप ये जान लीजिए कि यदि आप 6 महीने बिना कुछ सोचे अगर महिलाओं को योग कराते हैं, और बिल्कुल अपने अपने तरीके से, जैसे हम लोगों का शास्त्र कहता है ना, प्रातः उठें, रात्रि में समय से सोवें, रात्रि का भोजन कम करें, या सारे वो नियम जो हमारे शास्त्रों ने कहा है कि तांबे के बर्तन में पानी पिए, कितना खाना खाना है, किस स्वाद का खाना खाना है, तिक्त खाना है, तीक्ष्ण खाना है, नहीं खाना है, अगर आपने सब फॉलो करा दिया तो ग्रेवाइड वुमेन को ठीक करने में सबसे पावरफुल जो विधान है वो योग शास्त्र का है। योग शास्त्र के पार कोई भी गायनाकोलॉजिस्ट भी इतनी योग्य नहीं है कि वो ग्रेवाइड वुमन को ठीक कर पाए, बट स्टिल वी कैन डू, और हमने किया है, तब मैं आपको इतने प्राउडली बता रहा हूँ। मतलब ऐसी महिलाएं जो 3 3 4 4 5 5 बार कंसीव करके फेल्योर रही हैं, ऐसी महिलाओं को ठीक करने का हमारे योग शास्त्र के पास वो विधान है। ठीक है, बट स्टिल मैं आपको अगेन वही बात बताना चाहता हूँ कि आपको सारे नियमों से होकर गुजारना होगा ऐसी औरतों को। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ये डेफिनेशंस थी, क्योंकि डेफिनेशंस आपको आनी चाहिए अगर आप ये गर्व वो कर रहे हैं तो। अगला जो शब्द है, फिजियोलॉजिकल कैपेसिटी टू कंसीव। ठीक है, कैंडिटी। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग फर्टिलिटी, क्या क्या है जो फर्टिलिटी को अफेक्ट कर रहा है? उम्र बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्र, उम्र का समझना, 18 वर्ष के बाद का विवाह, यानी ये बस ये कहना चाह रहा है यहाँ पे राइटर कि सहवास कब से शुरू हुआ है। ठीक है, एक महिला सहवास के लिए या एक कन्या सहवास के लिए कब से योग्य हुई है, वही उसी को अच्छे शब्दों में मैरिज कह दिया जाता है कि आफ्टर मैरिज कितना समय लिया है, एंड दैट्स ऑल। आज कल का विधान, आई एम सॉरी टू से दैट, लेकिन स्टिल दिस इज अ फैक्ट कि 15 वर्षीय कन्याएं, है ना, पुरुष भी, इनफैक्ट पुरुष भी 15 वर्षीय, 16 वर्षीय, 17 वर्षीय कन्याएं ये सहवास की पुनरुक्ति में लगातार अपने आप को इन्वॉल्व कर ले रही हैं, जो कि इनके आगे फर्टिलिटी रेट को डिक्रीज करेगा ही करेगा। एंड दैट इज वेरी ट्रू। आप जब साइकोलॉजिकल या फिर जब क्वेश्चन पूछ रहे हो अपने क्लाइंट से, तो आप ये जरूर पूछिएगा कि व्हेन यू डिड योर फर्स्ट सेक्स, कब आपने, किस उम्र से आप सेक्सुअली एक्टिव हो चुकी थी। जब आपके पास ये डेटा होगा, और अगर, क्योंकि देखिए कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो प्रौढ़ा मतलब युवावस्था के उपरांत बहुत तेजी से निकलते तो हैं, लेकिन वो बहुत तेजी से समाप्त भी कर देते हैं। यानी अपनी युवान अवस्था को समाप्त करने के पीछे सबसे बड़ा हार्मोन इन्हीं मतलब हार्मोन का ही हाथ होता है। लिहाजा यदि कोई महिला 17 18 19 वर्ष के बाद एक्टिव होती है तो सी कैन सस्टेन लॉन्ग टाइम। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर कोई बहुत पूर्व अवस्था से ही अगर इस अनुरक्ति में प्रविष्ट हो चुका है तो वो फिर परेशान, वो परेशान ना होगा। ओके, ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है ड्यूरेशन ऑफ मैरिज लाइफ। चलिए ये तो खैर, हाँ, ये देखा जाता है कि 5 से 15 साल में, हालांकि ये तो पुराना एक स्टैटिक्स का डेटा है जो मैं लेके आया हूँ कि 5 से 15 साल में 15% ज़्यादा बच्चों का जन्म होता है। फर्टिलिटी एंड एज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है लेडीज एंड जेंटलमैन, इसे आप बिल्कुल अपने मस्तिष्क में बिठा लीजिए। फर्टिलिटी का एज के साथ बहुत बड़ा रिलेशन होता है। यदि उम्र 30 के पार हो चुकी है तो तकरीबन संभावनाएं 86% हो जाती है। अगर वो 40 के पार है तो फिर धीरे धीरे संभावनाएं कम हो जाती हैं बच्चे के गर्भ में आने में। और ये बात याद रखिए कि वृद्धावस्था का बच्चा हालांकि बिल्कुल अलग होता है, अलग का मतलब उसका टैलेंट अलग होगा, उसका कॉन्सेप्ट अलग होगा, उसकी एनर्जी अलग होगी। वृद्धावस्था का मतलब 40 45 के बाद। बहुत कॉमन ये देखा जाता है कि कुछ औरतें जो हैं वो 40 के बाद, जैसे भारत में बहुत कॉमन है कि लगातार 4 5 बार लड़कियां अगर पैदा हो जाती हैं तो पुरुष बच्चे के प्राप्ति की इच्छा के कारण महिला 40 42 या 45 वर्ष में भी सहवास के उपरांत होकर गुजरती है और एक बच्चे को जन्म देने के लिए आतुर रहती है। ऐसे ही करते करते पहले का डेटा आप उठा के देखेंगे तो 8 8 9 9 लड़कियां हुआ करती थी। भारत की ऐसी ऐसी भारत का ऐसा
संविधान है। वियतनाम जहां मैं हूँ, यहाँ तो ये लोग पहले से ही प्रे करके रखते हैं कि हे भगवान लड़की ही हो, क्योंकि ये देश महिला प्रधान देश है, यहाँ महिलाओं का बड़ा सम्मान है। अगर वही आप सऊदी अरेबिया में चले जाएंगे या दुबई में चले जाएंगे तो वो लोग बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि कन्या हो, मतलब बिटिया हो ही ना, ऐसा उन लोग का कॉन्सेप्ट है। अब तो थोड़े बहुत लिबरल हो रहा है, लेकिन स्टिल वहाँ पे और बुरी स्थिति है। भारत इन दोनों से होकर गुजरता है, मतलब इक्वल 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 देखा जा सकता है। तो भारत के संदर्भ में अगर कोई केस आपको ऐसा मिले कि 40 बाद वाला है, 45 प्लस वाला है, तो आपने ये बात याद रखिए, अगर 40 के बाद की कोई भी महिला अगर प्रेग्नेंट है और आपको उसको गर्भ चिकित्सा देनी है या गर्भ से संबंधित संस्कार देना है, तो मेक श्योर गाइस कि आप बहुत उचित कंडीशन में हो, क्योंकि 40 साल में सारे डीएनए, ये देखा गया है कि सारे डीएनए, सारी चीजें, सारा कोड जो है वो बिल्कुल प्रॉपर एक्टिव हो चुका होता है। और पहले से भी अगर बच्चे जन्म ले चुके हैं तो आप पूरा टैलेंटेड बच्चा जन्म दिला सकते हो। गर्भ संस्कार का सबसे अच्छा इम्पैक्ट देखा जाता है। और सबसे कम कहाँ देखा गया है? 20 से 22, 23, 24, 25 वाली लड़कियों का अगर जन्म हो रहा है बच्चे का, तो वहां पे सारे डीएनए एक्टिवेट नहीं होते हैं, थोड़ा बहुत कम देखा जाता है। तो अगर आप ऐसा मत सोचिए कि योग छात्र होते हुए आपके सामने बाधाएं हैं कि 40 साल के बाद वाले को आप गर्भ संस्कार नहीं दे सकते हैं या 25 से कम वाले को संस्कार दे रहे हैं तो उसका खराब हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन एक चीज तो शाश्वत है, देखी गई है, उदाहरण के तौर पे देखा गया है कि वो माताएं जो 25 के बाद और 40 के पूर्वत में बच्चे को जन्म देती हैं, वो ज्यादा एक्टिवेटेड बच्चे को जन्म देने के योग्य होती हैं। ठीक है, तो कोशिश ये होनी चाहिए हमारी कि हम आयु का भी संवर्धन करके रखें, आयु को जस्टिफाई करते रहें, आयु को देखते रहें कि किस आयु में हमें जन्म दिलवाना है बच्चे को। और अगर हमारे आसपास में कोई है तो हम उसे भी ये समझाते रहें। क्या है एक क्वालिटी, कैसी होती है महिलाओं की, फीमेल एक क्वालिटी कैसी होती है उम्र के सापेक्ष? तो आप ये देखिए कि 40 वाले में एक रैंडम आपको दिख रहा होगा कि वो मध्य में है, ये दिख रहा है ना, बिल्कुल इक्वल इक्वल, बहुत ज्यादा। 25 में 25 में एक्स की क्वालिटी बहुत शानदार मानी जाती है, स्टिल बहुत ही बेहतर एक क्वालिटी। फर्टिलिटी रेट सबसे शानदार होता है। यहाँ पे जीनोम्स के एक्टिव होने की भी बहुत संभावनाएं होती है, इसलिए ये उम्र सबसे शानदार मानी जाती है। लेकिन स्टिल 40 तक जो है, वो 40 और 35, ये सारी उम्र जो है ये बहुत अच्छा माना जा सकता है। 35 to 40 इज स्टिल ओके, ठीक है, क्योंकि एक्स की क्वालिटी, लेकिन धीरे धीरे वो गिरती ही चलती चली जाती है। ये मत सोचिए कि 45 के बाद जो है वो महिला बच्चे को जन्म नहीं दे पाएगी, देगी, लेकिन एक्स की क्वालिटी फिर समाप्त हो जाती है। और यदि स्पर्म क्वालिटी ठीक है तब तो सस्टेन हो जाएगा, नहीं तो यहाँ पे बहुत सारा गुण जो है वो धूमिल हो उठता है। अब एक और रिसर्च है, ये सारी रिसर्चेज हैं, मैं किसी किसी रिसर्च के पेपर से ही ये डेटा कलेक्ट करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक काउंट कैसे कैसे घटता है। महिलाओं में साधारणतः छोटी आयु में अंडे बहुत ज़्यादा होते हैं, अतिशय मात्रा में, लेकिन फर्टाइल एज जो होता है वो यहाँ से शुरू होता है, 20 के बाद से जो फर्टिलिटी रेट शुरू हो जाती है उम्र के सापेक्ष। ये 40,000 चाहे या 4 लाख जो होता है, 4 लाख से लेके 8 लाख के बीच में यदि है तो ठीक है, वो उसमें कोई बुराई नहीं है। हालांकि शुरुआती समय में जब जैसे ही वो शुरू होती है, क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो अंडे बहुत ज्यादा रिलीज होते हैं कन्याओं के अंदर से। ओवल्यूशन, ये फेज है आपके ओवल्यूशन का, बाखूबी आप समझते हैं। ये हमारी ओवरीज है जिसके संदर्भ में हम बात करते हैं। इसका एक कैलेंडर पहले दिखाता हूँ, फिर आप ये ओवल्यूशन को समझ पाएंगे कि कहाँ पे आके ओवल्यूशन होना शुरू होता है। ये देख पा रहे हैं आप इसे? हम्म, ये है ओवल्यूशन का बहुत, माने किस दिन प्रेग्नेंट होने की संभावना सबसे ज्यादा है, वो आप इसको मार्क करके रख लीजिए। अगर मान लीजिए किसी तारीख को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक मान लीजिए कि ब्लीडिंग हुई है, तो उसके बाद के 3 दिन तक नल है, उन दिनों में बच्चे के जन्म होने की संभावना बिल्कुल नहीं है। 11, 12, 13 से लेके 17, 18 तक में फिर कोई भी संभावना नहीं है, लेकिन सबसे शानदार संभावना 19, 22 इत्यादि के दिन होती है। 19, 20, 21, 22, इनफैक्ट ये चारों दिन इंपॉर्टेंट देखा जा सकता है। ठीक है, ये कैलेंडर होता है, गूगल पे कैलेंडर अवेलेबल है। आप जाके मतलब अगर कोई महिला है जिसको बच्चे को जन्म देना है और उसे ये नहीं पता है कि किस दिन के पहले सहवास के थ्रू उसे गुजरना है, प्रथम सहवास किस दिन करना चाहिए, जिस दिन प्रथम दृष्टया, देखिए मैं बार बार किस बात को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्वालिटी ऑफ एग्स, अगेन क्वालिटी ऑफ एग्स ऑल्सो एंड क्वालिटी ऑफ स्पर्म ऑल्सो। यदि वीर्य की उच्च क्वालिटी नहीं होगी,
होता क्या है कि जैसे पुरुषों को भी ये बात नहीं पता है या महिलाओं को ये बात नहीं पता है, उन्हें मालूम है कि सिर्फ सहवास से गुजरना है और बच्चा जन्म ले लेगा, ठीक है, हमें हमारे अंदर स्पर्म इम्प्लांट हो गया तो बच्चा जन्म ले लेगा, कभी नहीं लेगा। और कितने बार के सहवास से बच्चा जन्म लेगा ये भी गारंटी, वो सब वेस्ट हो रहा है, आप समझिए। एक मान लीजिए कि एक पिता है जो तकरीबन 3 महीने तक स्पर्म को बचा के रखा शरीर के अंदर, और वो एक सहवास से गुजरा, और वो रॉन्ग समय में सहवास से गुजरा, तो फिर वो स्पर्म वेस्ट हो गया, पहली बार जितना उसके शरीर से निकलना था वो सारा वो यूजलेस है ना। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि बिल्कुल कैलकुलेटिव हो। आपको ये पता होना चाहिए कि किस समय आपका सहवास उचित होगा, किस समय इम्प्लांट करना है, ओवल्यूशन डेट क्या है, और यही बात माता को भी समझना होगा। जब दोनों इन बातों को आप आत्मीयता से स्वीकार करते हैं और प्रथम दृष्टया एक बार के प्रयास से, और पहले दिन जैसे 19 को अगर मान लीजिए ओवल्यूशन हो रहा है तो 19 वाले दिन आपने सहवास करना है, उसके बाद वो बच्चा इम्प्लांट हुआ, फिर 20 को कीजिए एक बार, पुनः प्रयास करके रखिए, फिर 21 को कीजिए, फिर 22 को कीजिए। ऐसा ना हो कि 19 वाले दिन ही द्वैधी भाव के साथ 2 या 3 बार या 4 बार आप सहवास की प्रक्रिया से गुजरे या गुजारे अपने क्लाइंट को, और उसके बाद फिर वो बच्चा शरीर के अंदर इम्प्लांट हो जाए, तो वो क्वालिटी नहीं दे पाएगा जिस क्वालिटी को आप अपेक्षा कर रहे थे। जो 3 महीने की आपकी साधना थी वो थोड़ी कम हो जाती है। तो कोशिश हमारी ये रहनी चाहिए कि हम अपना, मतलब एज अ टीचर हमारा कैलकुलेशन बिल्कुल सटीक होना चाहिए अपने छात्रों का। और ये याद रखिए कि पीरियड्स डेट भी सबकी डिफर डिफर होती है, किसी की 4 दिन, किसी की 5 दिन, किसी की 7 दिन, तो उसी आधार पे ओवल्यूशन डेट्स भी चेंज होती रहती है। अगर कोई महिला बच्चे को जन्म नहीं दे पा रही है और आपसे वो कंसल्ट करती है कि आप आइए योग सिखाइए, तो आपको उसके पीरियड्स को, डेट को भी कैलकुलेट करना होगा, और आपको ये समझाना होगा कि कितने दिनों के बाद में आपको इस प्रक्रिया से होकर गुजरना है, कितने दिनों तक आपको ब्रह्मचर्य धारित करना है, और कितने दिनों के उपरांत ये इस बच्चे के जन्म की तरफ आपको प्रोसीड करना है। ओके। तो ये कैलेंडर अगेन आई टेल यू कि ये एप्लीकेशन गूगल एप्लीकेशंस में भी अवेलेबल है। आप एप्लीकेशंस डाउनलोड करा सकते हैं, आप एआई का माध्यम, एआई के तरीके से भी आप सहायता ले सकते हैं। और ये कैलेंडर जरूर जरूर हर योग टीचर को आना चाहिए व्हेन इट्स कम टू गर्भ संस्कार, ताकि एक उचित गर्भ का धारण आप करवा सकें और एक उचित गर्भ शरीर में सही समय पे इम्प्लांट हो सके। ठीक है। अब बात करते हैं हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए। हेल्दी लाइफ स्टाइल क्या क्या, आप देख ही रहे हैं यहाँ पे, खाना पीना, डॉक्टर, खेल इत्यादि इत्यादि बहुत जरूरी चीज़ है। ठीक। एक ये चीज आपको दिख रही होगी कि क्या क्या चीजें हैं जो परेशान करती हैं एक महिला को गर्भस्थ न हो पाने के लिए। सबसे खतरनाक है स्मोकिंग। ये जो सिगरेट दिख रहा है ये पूरे पूरे ओवरीज को सुखाने की योग्यता रखता है, उसके अंदर अंडे का निर्माण ही नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए स्मोकिंग, बिल्कुल। एक स्त्री को तो स्मोक बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और पुरुष को यदि अपनी पुरुषीय योग्यता को खोना है तो वो स्मोकिंग जारी रखे। यानी अ मैन कुडन बी अ मैन, वो मैन नहीं रह सकता, वो नामर्द हो जाएगा, इम्पोर्टेंट हो जाएगा अगर उसने कंटिन्यू सिगरेट पीना जारी रखा तो, और उसके साथ शराब पीना भी जारी रखा तो स्पर्म काउंट समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है, उसकी कैलकुलेशंस धूमिल हो जाती है। ठीक है। तो एक चीज ये इससे दूर करना है, किसी भी हाल में गर्भ संस्कार के लिए स्मोकिंग से दूर रखना है। फिर डिस्टर्ब कार्डियक रिदम। कार्डियक रिदम जो होता है ना, यानी कि हार्ट रेट जिसे हम बोलते हैं, हृदय गति जिसे बोलते हैं, वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। वो कैलकुलेशन आप चाहे तो चेक करा सकते हैं, हार्ट रेट क्या हो रहा है। आजकल मशीनें आती हैं जो बीपी वगैरह नापती हैं, वो हार्ट रेट भी बता देती हैं। आजकल तो घड़ियां भी बता दे रही हैं कि कैसा है हार्ट रेट। तो हार्ट रेट बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। रिदम उसका जो लप डप की वॉइस होती है वो कंटिन्यू होती रहे, क्या स्थिति है वो भी आपको जांच लेना चाहिए। स्ट्रेस, हालांकि हर कोई कहता है कि मुझे स्ट्रेस है काम का, वो सब स्ट्रेस नहीं होता। स्ट्रेस वाले व्यक्ति की खासियत ये है कि उसका चेहरा बिल्कुल डल हो जाएगा, है ना, उससे कोई बात बोलोगे 2 बार बोलोगे तो एक बार उसे सुनाई देगा, और ऐसे ही तमाम तमाम व्यवस्थाएं स्ट्रेस की, आपको उसे भी समझना होगा कि स्ट्रेस उस पेशेंट को ना हो। ईटिंग डिसऑर्डर्स, कुछ भी खाता हो, पेट ब्लोटिंग हो जाता हो, ये जो पहली महिला दिख रही है ना आपको, नीचे दिख रहा है कि नहीं, ईटिंग डिसऑर्डर्स में ये जो वुमेन दिख रही है, इस शरीर की कन्याएं साधारणतया बहुत खतरनाक है बच्चे को जन्म देने के लिए। तो ऐसी जिसकी शरीर हो, ये दोनों शरीर तो फिर भी ठीक है कंपैरेटिवली होके, लेकिन अगर ये वाली शरीर अगर आपको दिख जा रही है जिसमें हम पियर शेप या एप्पल शेप बोलते हैं, अगर इस शेप की कोई स्त्री दिख रही है तो सबसे पहले उसे शेप में लाए, आकार में लाए। कम से कम 6 महीने तो उसे बोल दीजिए कि कुछ मत सोचो कि तुम्हें गर्भ धारण करना है कि नहीं करना है, पहले योग करके अपने आप को स्वस्थ करने की कोशिश कीजिए। जब आप स्वस्थ हो जाए उसके बाद ही आप गर्भाधान की तरफ आगे बढ़ो। ठीक है। ओबेसिटी अगेन एक इम्पॉर्टेंट और बड़ा कष्टकारी हिस्सा है। आप लोग इसके टैलेंटेड लोग हैं, आप जानते होंगे कि ओबेसिटी को कैसे घटाया जाता है, वजन कैसे घटाएं। और वजन को घटाने के लिए बिल्कुल खाने को रोक ही नहीं देना कि खाना ही नहीं देना तुमको, क्योंकि उससे वजन तेज और बढ़ता है। तो ओबेसिटी की एक पूरी साइंस है,
आप उसको थोड़ा सा देखिएगा। ठीक है, ओबेसिटी, ओबेस महिला नहीं होनी चाहिए। अगर है भी तो कोशिश करें, मतलब आप समझिए, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि साक्षात विष्णु भगवान को ही उतार लें गर्भ के द्वारा। ठीक है ना, मतलब उनके टैलेंट को आमंत्रित करें। उनके टैलेंट को अगर आमंत्रित करना है तो हमें हर वो प्रिकॉशन ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि ओबेसिटी वाली महिलाएं बच्चे को जन्म नहीं देती हैं, देती ही देती हैं, लेकिन फिर वो आगे भविष्य का, जैसे गायनोकोलॉजिस्ट मैडम डॉक्टर संगीता मैम भी बता रही थी आपको, कि ओबेसिटी वाली महिलाएं जो होती हैं, या ऐसे ऐसे लोग जो तत्कालिक दृष्टि से तो हमें लगता है कि स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया है, लेकिन वही बच्चा कालांतर में बहुत बहुत कठिन कठिन बीमारियों से प्रभावित होता है, परेशान होता है। ठीक है, तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना है कि हम शुरू से ही इतना ध्यान रखें बच्चे बिल्कुल स्वस्थ जन्म लेवे। इम्प्रॉपर ईटिंग हैबिट्स, इम्प्रॉपर ईटिंग हैबिट क्या है? सो के खा रहे हैं, रात को 3 बजे क्रेविंग्स हो रही है कुछ भी खाने की, तो फ्रिज में निकाल के फ्रिज से खा ले रहे हैं, बिल्कुल ठंडा ही खाना खा ले रहे हैं, बिल्कुल गर्म ही खाना खा ले रहे हैं, खाना पच नहीं रहा है, और ऐसी ही इम्प्रॉपर ईटिंग हैबिट्स जो होती है। ठीक है। और एक और चीज़ है, एक होमवर्क आप लोग लिखिए, बनाइएगा, विरुद्ध आहार। आपका होमवर्क है, विरुद्ध आहार को बनाना है आपको, एक उसकी पूरी सूची बनेगी, विरुद्ध आहार कैसा होता है, विरुद्ध आहार। ठीक है, क्या क्या चीजें अपोजिट न होती हैं, किन किन चीजों के बाद क्या क्या चीजें नहीं खानी चाहिए। विरुद्ध आहार की पूरी सूची बनाइएगा, तकरीबन 20-25 सूची बनेगी, कि पान खाने के बाद दही नहीं खाना चाहिए, कटहल खाने के बाद दूध नहीं लेना चाहिए, ऐसे ही तमाम तरीके की सूची है। वो सूची आप लोग देखेंगे तो समझ जाएंगे। सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसा 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 दिमाग में ना चल रहा हो। ऐसा ना हो कि योग टीचर को बुला के और क्लाइंट जो है वो आपका बोलना शुरू कर दे कि भाई साहब पैसा ले लो, कम ले लो, छोड़ दो, माफ़ कर दो, पैसा नहीं है। पैसा सबके पास है, ऐसा किसी के पास नहीं है। नहीं है तो नहीं करना चाहता है, या तो आप ही बड़ा दिल करके रखो कि चलो ठीक है दे तो दे, नहीं दो तो कोई बात नहीं। या तो क्लाइंट ऐसा ना हो कि वो रोते रहे जब भी आप क्लास कराओ, तो अलग सरदर्द आप उसके लिए बने रहो। योग टीचर्स की सबसे गंदी बात यही हो चली है आजकल, कि वो ना खुद ही सरदर्द बन जाते हैं। वो जानते हैं किसी का सरदर्द लेने के लिए, खुद ही सरदर्द बन के पहुंच जाते हैं। क्या, 11 बजे की क्लास है, 11:10 पे पहुंचेंगे, फिर 12 बजे क्लास खत्म करनी है, 11:50 पे क्लास खत्म कर देंगे। ठीक है, 10 मिनट में बोलेंगे चलो ठीक है। अब वो तो क्लाइंट क्या करेगा, क्लाइंट तो ये सोच रहा होगा ना कि अरे यार, एक तो 10 मिनट आया भी लेट, फिर 10 मिनट पढ़ाया भी लेट, फिर बीच में 15-20 बातें होती हैं, और बताइए क्या बना, खाना पीना कुछ लाइए खाने पीने को है। तो योग टीचरों जैसा गुण रखिए आप लोग, ऐसा ना हो कि पता चले कि पहुंचे हुए हैं किसी के घर। एक तो योग टीचर हो के किसी के घर जाके कुछ भी खाया मत करो। ठीक, पानी भी बहुत आवश्यक हो तो अपना पानी लेके जाइए और पीजिए, क्योंकि आप किसी का इलाज करने जा रहे हैं, खुद ही बीमार हो जाएंगे आप। ठीक है। और महिलाओं को बहुत सख्त हिदायत दी जाती है, योगा टीचर्स महिलाओं को, कि किसी भी क्लाइंट के घर जाके उसके स्थिति में खुद को रख के ना ना चले आए, नहीं तो आप फिर योगा इंडस्ट्री आपको छोड़ना पड़ जाएगा। होता क्या है, एक महिला टीचर, एक योग शिक्षक, एक क्लास लेने गई एक लेडीज की, उसने बताया कि मेरे हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है, ये है वो है। अब वो बेचारी वो घर पे आई, वो खुद ही पूछने लगी, अब उसको लग रहा है कि मेरे भी हस्बैंड का नाम ठीक ठीक है। तो ऐसे करके अब वो पता चला कि नहीं वो शराब पीते हैं, फिर उसको लगे कि मेरा वाला भी शराब ना पीता हो। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे तो दूसरों की कंडीशन में खुद को रख के ना बने, वो इधर से सुनिए, हाँ 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 कीजिए, बाहर लाके उधर ही डंप करके वापस चले आइए। और नहीं होता है तो रुद्राक्ष की माला पहन लो, ताकि तुम्हारे अंदर कोई भी विचारणा अंदर प्रविष्ट ना हो, जो अननेसेसरी के परेशानी का कारक बनता चलता चला जाए आपके लिए। ओके। तो एज अ योग टीचर आपको इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है कि क्लाइंट सेटिस्फेक्शन आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। वो जिसके यहाँ आप गर्भ संस्कार देने जा रहे हैं उसको सिर्फ ज्ञान मत दे के चले आइए, थोड़ा उसको एक्सरसाइज भी कराइए, जो वो चाहे वो कराइए, लेकिन अपने विधि से कराइए। ठीक है, जो वो चाहे, अगर उसको लगता है कि आसन ज़्यादा करना है तो आप या तो बता नहीं पा रहे हैं, नहीं बता पा रहे हैं तो क्लास छोड़ दीजिए, लेकिन सरदर्द मत बनिए, नहीं तो पता चला कि वो बच्चा जो है वो भी सरदर्द ही आपके चक्कर में जन्म ले जाएगा। हाँ। तो उसके बाद एक और चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, रेडिएशन शुरुआत में, और पॉल्यूशन। रेडिएशन मैं बताता हूँ हमेशा कि बेड को ऐसी जगह पे लगाना जहाँ पे स्विच है, वो भी रेडिएशन क्रिएट करता है स्विच पे। आप चाहे तो अपने मोबाइल में एक रेडिएशन वाला एप्लीकेशन होता है, उसे डाउनलोड करके और घर में चेक कर लीजिए कि किस जगह पे सबसे ज़्यादा रेडिएशन है। आप जान जाएंगे कि आपके घर में कहाँ कहाँ रेडिएशन ज़्यादा है, हाई है, कम है, लो है, नहीं है। फिर घर में पेड़ पौधे जरूर रखना चाहिए, जो भी, जिसके भी घर में बच्चे का जन्म होने वाला हो, आसपास में पेड़ पौधे निश्चित तौर पे रखें।
ठीक है। फिर कोई फार्मास्यूटिकल ड्रग्स ना ले रहा हो, केमिकल या पेस्टिसाइड्स युक्त भोजन ना ले रहा हो बहुत ज़्यादा, है ना। ये सारी चीज़ें भी गर्भावस्था के दौरान देखी जाने वाली चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब स्टिल जो मैंने आपको रिसर्च बताया था, द रोल ऑफ लाइफ स्टाइल इंटरवेंशन इन फीमेल फर्टिलिटी मॉडिफिएबल फैक्टर ऑफ प्री कंसेप्शन हेल्थ, ये बड़ी शानदार रिसर्च है। बहुत सारे लोग इसमें इसमें मिले, एंटोनियो कपाल्वो, एल्सीना मोरिजो, इन लोगों का रिसर्च है। बाकायदा इटली के ये लोग छात्र हैं और खूब बढ़िया इन लोगों ने रिसर्च किया है। जो मैं अभी आपको बता रहा था पिछला, कि ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें किसका आउटकम है, इन रिसर्चेस का आउटकम है। मैं आपके सामने इसलिए लगा दिया इस रिसर्च को ताकि आप समझ सकें कि हाँ, हर एक चीज़ जो है वो कैलकुलेटिव है। हमारे यहाँ बातें साधारण बोली जाती हैं, लेकिन इस पे जब विज्ञान रिसर्च करता है तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ लेके आ पाता है। एंड दिस पिक्चर शोज द कैपेसिटी ऑफ वुमेन पावर। महिला का अंडज या एग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, एंड द मेल स्पर्म, वो भी कौन सा, जो सबसे तेज पहुंचा होगा और सबसे तीव्रगामी होगा, वही एक्चुअल एग तक फर्टिलाइजेशन के लिए पहुंच पाता है। मिलियंस में स्पर्म रिलीज होते हैं मनुष्यों के शरीर से, पुरुषों के शरीर से, लेकिन सारे स्पर्म वहां तक नहीं पहुंच पाते, अंडे तक नहीं पहुंच पाते। तो जो इस दौड़ में सबसे तेज रहा, जो सबसे क्वालिटी युक्त रहा, जो सबसे फर्टाइल रहा, वो ही पहुंच पाता है और वही फर्टिलाइजेशन में कार्य करता है। लिहाजा पुरुषों को ये चाहिए कि वो अपने मेल फर्टिलिटी रेट को भी इंप्रूव करके रखें। एंड दैट इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। हम लोग अगली कक्षा में इसी पॉइंट को आगे बढ़ाएंगे और मेल फर्टिलिटी के ऊपर बात करेंगे कि हाउ टू क्रिएट अ प्रॉपर मेल फर्टिलिटी, सो दैट एक शुद्ध चैतन्य आत्मा का निर्माण हो। याद रखिए, वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू, कि पुरुषों के अंदर भी बहुत सारी व्याधियां हो चली हैं इन दिनों। महिलाओं के अंदर तो होती ही हैं, 9 महीने के लिए तो परेशानी है ही है, बट स्टिल पुरुषों के की क्वालिटीज भी बिल्कुल धूमिल हो चली हैं। और कंटिन्यू पुरुष, ऐसे पुरुष के साथ सहवास करते हुए महिलाओं के फर्टिलिटी रेट के ऊपर भी इम्पैक्ट आता ही आता है। ठीक है। और इसमें एक चीज बहुत जरूरी, अगेन आई वांट टू टेल यू वन थिंग, बहुत क्रिस्टल क्लियर इन दो बातों को अपने दिमाग में बैठा लीजिए, कि सेक्स करना एक बहुत अलग चीज होती है और बच्चे के लिए एक प्रक्रिया से गुजरना बिल्कुल अलग बात होती है। मतलब एक इस शारीरिक आनंद के लिए, एक प्लेजर के लिए किया जाने वाला सहवास और एक बच्चे को जन्म दिए जाने वाले सहवास में जमीन आसमान का अंतर होता है। ये पूरी तरीके से आध्यात्मिक प्रक्रिया है और वो पूरी तरीके से राक्षसी प्रक्रिया है। तो राक्षसी प्रक्रिया बनाम आध्यात्मिक प्रक्रिया में आपको ये समझना होगा कि किस की बात ओशो करते हैं, जिस समाधि की बात करते हैं, जिस सहवास की बात करते हैं, वे ओशो कहते हैं कि ये तो ऐसा अलौकिक मार्ग है जो समाधि की तरफ अग्रसित करता है, परंतु तब जब वो बहुत ही आध्यात्मिक हो। और ये बहुत रेयर है, क्योंकि इसके संदर्भ में कोई एजुकेशन कहीं अवेलेबल नहीं है और ना ही कोई पढ़ना चाहता है, ना ही कोई सुनना चाहता है, और ना ही कोई इसके विषय में बहुत बहुत ओपनली बात करने में अपने आप को बहुत बहुत सौम्य समझता है। ठीक बात है। तो आप कोशिश ये करें कि आगे आने वाली जो कक्षाएं हैं जिसमें मेल फर्टिलिटी रेट के विषय में हम लोग बात करेंगे, आप उसे समझें, जाने बुझें और फिर उसको आत्मसात करें। उसके बाद एक कक्षा आपकी होगी नाद के संदर्भ में। आज है थर्सडे, कल की कक्षा होगी मेल फर्टिलिटी के संदर्भ में, मैं ही क्लास लूंगा। सैटरडे संडे हम लोग छुट्टी बिताएंगे, हर सैटरडे संडे हम कोई कार्य नहीं करते हैं। ट्यूसडे मंडे के दिन आपकी कक्षा होगी योगा और मनोविज्ञान के संदर्भ में। एक बड़े विद्वान वक्ता आपके बीच में उपस्थित होंगे और कोशिश कीजिएगा कि आप खूब सारे प्रश्न उनसे पूछ लें, क्योंकि वो आपको बहुत सारा ज्ञान उसके संदर्भ में देने में सक्षम है। उसके बाद अगेन गायनाकोलॉजिस्ट मैम को मैं आमंत्रित करूंगा एक दिन के लिए, मंगलवार वाले दिन वो पुनः आपके बीच में होंगी, ताकि आप तब तक बहुत सारी चीज़ें जान सके होंगे। ठीक है। यानी आपकी कुल कितनी कक्षाएं होंगी? 4 कक्षाएं हो चुकी हैं। एक कक्षा सोमवार की जो होनी है वो 5वीं, छठी कक्षा गायनाकोलॉजिस्ट मैडम की, 7वीं कक्षा जो होगी वो नाद के ऊपर होगी, म्यूजिक थेरेपी के ऊपर, और 8वीं, मैंने 7 कक्षा की बात हुई थी, 8 और 9 दो कक्षा में आपको मेडिकल योग के संदर्भ में बताऊंगा, हाउ टू डू योगासना, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि यार गर्भ संस्कार के लिए कौन कौन सा योग किया जाना चाहिए, और उसके लिए आप आसन के लिए तैयार हो, मैट वगैरह रेडी रखिएगा। बुधवार या बृहस्पतिवार के आसपास हम लोग इसका इसका उन्नयन करेंगे। नाउ क्वेश्चंस। कोई प्रश्न नहीं है किसी के पास आज?
चलिए, आई एम सो हैप्पी कि या आप। प्रणाम गुरुजी, मेरा है क्वेश्चन। सीमा जी। गुरुजी, जैसा कि आपने बताया, मेरी फ्रेंड है, उसकी हम्म पूरी फैमिली पूरा धार्मिक, हम्म और जैसे खान पान रहना जैसा भी आपने बताया वो सिस्टमेटिक हम्म पूरा। लेकिन जब उसका बेबी हुआ, अभी वो हम्म 2 या 3 इयर्स का है, हम्म फर्स्ट फर्स्ट है 12 इयर्स का। हम्म तो गुरुजी, उसकी मेंटेलिटी क्या है कि क्रिमिनल साइकोलॉजी, हम्म तो जबकि पूरा परिवार आध्यात्मिक है, हम्म। तो कैसे ये जान गए चीज दो? पर क्या है? कैसे ये जान गए कि 2 साल का बच्चा क्रिमिनल साइकोलॉजी? नहीं, 2 साल, एक 2 साल का बेबी और एक 12 साल का है। हाँ, तो दोनों क्रिमिनल कैसे हो गए? दोनों नहीं, बड़ा वाला, बड़ा हाँ, बड़ा बड़ा वाला बेबी। मतलब कैसे जान गए कि वो क्रिमिनल? उसकी साइकोलॉजी ऐसी है, मीन्स कुछ भी बहुत पावरफुल माइंड बोलते हैं ना, बहुत ब्रिलियंट लड़का है। तो इसको कंस्ट्रक्टिव बोला जाना चाहिए ना। उसको क्रिमिनल साइकोलॉजी में क्यों लेके आ रहे नहीं हैं? नहीं, बस उसको बुक्स पढ़ना वगैरह, जो क्रिमिनल वाली बुक्स है, सीरियल्स हैं, वैसा। जबकि उसके उस वक्त एक वो लोग एक एक मंत्रोच्चारण वगैरह ये। एक बात बताता हूँ आपको। क्राइम की एक परिभाषा है, अंग्रेजी में कहा, वो परिभाषा कहती है, क्राइम और डेलिंक्वेंसी implies such like a behavior of individual interferer where society regards his own existence। ठीक है, ये क्राइम की परिभाषा है जिससे बच्चे बाय डिफॉल्ट कनेक्ट कर जाते हैं। क्राइम की शाश्वत परिभाषा है जो मास्टर डिग्री में पढ़ाई जाती है, यानी सोसाइटी जिसको रिगार्ड करे, जिसके विरोध में जाने की बात करती है, बाय डिफॉल्ट बच्चे जो होते हैं ना, जब उनका राइट ब्रेन नहीं होके एक्टिवेट होके लेफ्ट अल्ट्रा एक्टिव हो जाता है, तो उन्हें हर वो चीज जहां पे मनाही दिखाई देती है उसे ही वो स्वीकार करते हैं। आपको कंस्ट्रक्टिविज्म समझना होगा कि अगर वो बच्चा ऐसा है कि वो किसी को क्रिमिनल बच्चे जानती है कब होता वो, जब वो पढ़ने में उसको अच्छा लगता है, वो एक अलग बात है। जब वो अपनी उम्र के बच्चों को जिसको देखे उसको बिना मतलब मार रहा हो। ठीक है। और मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी हम लोग भी बच्चे रहे हैं और आप लोग भी बच्चे रहे हैं। याद कीजिए अपने बचपने को। जैसे हमारी कक्षा में जब मैं छोटा था, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो पावरफुल हुआ करते थे। ठीक है, शरीर वगैरह लंबी चौड़ी होती थी, आते थे, छोटे बच्चों को मारा करते थे। क्योंकि हम लोग जिस फैमिली से आते तो हमारे पे तो कोई प्रश्न ही नहीं बनता। लेकिन ऐसे बच्चे जो थोड़े से कमजोर फैमिली से आते थे, उनको वो जरूर धमकाया करते थे, मारा करते थे। तो ये कक्षा के अंदर बच्चों का एक गुण डेवलप होता है। माता पिता एक डीएनए निर्माण करके एक पैक्ड बैग को बच्चे के अंदर भर चुका है। आपका क्या कार्य है, या उस माता पिता का क्या कार्य है, कि उस डीएनए को ट्रिगर करके जागृत बस कर दे, वो जागृति हो जाए। और बच्चा सबसे ज्यादा किस चीज से सीखता है? ऑब्जर्वेशन से। ऑब्जर्वेशनल स्टडीज सबसे ज्यादा बच्चे को सिखाती हैं। अब वो क्या देख रहा है, टीवी पे क्या देख रहा है, मोबाइल पे क्या देख रहा है, कहाँ पे किस तरीके की जीवन शैली है, बच्चों जिस स्कूल में जा रहा है वहां किससे क्या सीख रहा है, ये सब मायने रखता है। तो ऐसा नहीं है कि उसमें, अगर माता पिता और घर पूरा धार्मिक रहा होगा, तो अनडाउटली वो बच्चा जिस समय उस वातावरण को प्राप्त करेगा तुरंत धार्मिक हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट हो जाएगा। मैं आपको अपनी कहानी बताता हूँ। मेरे मित्र जो जो जानते हैं, जो मेरे साथ पढ़े हैं मेरे विश्वविद्यालय में, दे नो मी वेरी वेल, कि 16 वाला साल उम्र होगी मेरी जब मैं विश्वविद्यालय में इंटर किया था। 2009-10 की बात बता रहा हूँ आपको, 10 की बात है। तो उस समय क्या था कि जो भी, जैसे मैं, एक मोबाइल फोन मेरे को मिला था, उसका उसमें मेमोरी कार्ड था। एक दोस्त हमारे मित्र थे, उन्होंने मेमोरी कार्ड निकाल लिया। मेरे को इतना क्रोध आया। मेरे घर वाले मुझे योग में क्यों भेजे, वो इसीलिए, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये था, क्रोध का, अननेसेसरी क्रोध का जागृत होना। ठीक है, क्योंकि मेरे परिवार से आधे से ज्यादा लोग यूपीएससी वाले हैं, सब के सब आईएएस पीसीएस डीएम एसपी यही सब है सब। मेरा अकेला, मैं खुद भी किसी पीसीएस में सेलेक्ट हो गया था, लेकिन स्टिल मेरे को उसमें नहीं जानते, से बोले योग ही कंटिन्यू करते रहो। बचपन से योग इन्वायरमेंट, बनारसी ब्राह्मण होने का गौरव प्राप्त है, वहाँ पे रहना, सारी चीज़ें सीखना सिखाना, बट स्टिल क्रोध आया करता था। अब क्रोध जब आता था, लेकिन जैसे जैसे मैं यूनिवर्सिटी में रहा, आध्यात्मिक वातावरण, सुबह यज्ञ, संध्या वंदन, हवन इत्यादि, पूजन इत्यादि सारी चीज़ें कंप्लीट हुई। और फिर धीरे इतनी आध्यात्मिकता प्रगाढ़ हुई कि अब मेरे को मतलब युद्ध हो रहा हो तो भी मुझे, मैं बड़ा बहुत न्यूट्रल फील करता हूँ अपने आप को। नहीं तो एक समय ऐसा था, 16-17 साल की अवस्था, जिसमें बिल्कुल सबसे आगे, मतलब प्रथम दृष्टया अगर युद्ध हो रहा हो तो मेरा ही नाम लिया जाता था कि यही युद्ध करा होगा, इसी ने लड़ाई की होगी। तो ये जीवन का एक सार है कि आप किस डीएनए को एक्टिवेट कर जाते हैं, और जो डीएनए रहा होगा आपके शरीर के अंदर वो स्वतः एक्टिवेट होके और पुश करेगा। तो इंतजार कीजिए, अभी तो 12 वर्ष का बच्चा है। ठीक है। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। कीर्ति जी कहिए।
जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते जी। आ, सर एक्चुअली एक मेरी फ्रेंड है, डॉक्टर है वो, और वो बहुत टाइम से कंसीव करने की कोशिश कर रही है। एवरीथिंग इज नॉर्मल, देयर इज हम्म, नो इश्यू इन हम्म, बॉडी। उसका हस्बैंड भी बिल्कुल ठीक है। उसका बॉडी वेट था वो उसने रिड्यूस कर दिया। हम्म, और लाइक एवरीथिंग शी डन एवरीथिंग, हम्म। कोई कोई चीज बाकी नहीं रखी है। और अब उसको ये है कि अब आईवीएफ के अलावा कोई उसके पास क्या उम्र चारा है? नहीं है। क्या उम्र है? शी इज लाइक नियर बाय 35 राइट नाउ। 100% कुछ ना कुछ कम होगा, या अगर कम नहीं है तो डेट्स में डिफर होगा कि वो पीरियोडिक डेट्स जो होती है ना, जो पीरियड्स की डेट होती है उसके बाद किस दिन सहवास से गुजरना है, उसी से शी अनभिज्ञ इज होगी। डन सर, उसने सब कुछ कर लिया। तो क्या इसको हम आदि दैविक माना नहीं 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 कर नहीं, सकते हैं? फिलोसॉफिकल आंसर इसमें कुछ हो ही नहीं सकता। सब चीज साइंटिफिक है, मतलब आदि दैविक क्योंकि या वो खुद प्रारब्ध है। डॉक्टर है सर। हम्म। हाँ, वो खुद डॉक्टर है, होम्योपैथिक डॉक्टर है, डेंटिस्ट है, और उसके हस्बैंड भी डॉक्टर है। सारा डॉक्टर में उठना बैठना है। तो तो अब शी देखिए इज वही है नॉट ना, फाइंडिंग। अब जैसे अब मैं क्या बता सकता हूँ इसमें, मैं खुद ही नहीं समझ पा रहा हूँ कि कुछ तो ऐसा। अब घर में लाइट नहीं आ जी। रही है, बिजली नहीं आ रही है, तो अब सारी चीजें ठीक है तो क्यों नहीं आ रही है? कुछ तो एंड कुछ सर, गड़बड़ ना। डाइट परफेक्ट है। डाइट शी इज लाइक वो सब समझ कुछ गया, मैं कर मैं रही कह है रहा वो। हूँ आप समझिए कि मैं, आप मान लीजिए मैं इलेक्ट्रिशियन की क्लास ले रहा हूँ कि घर में बिजली कैसे बनाए, और मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि घर मेरा पूरा ठीक है, बिल्कुल एक नंबर का घर है, सारी चीज़ें तार वार सब बिल्कुल हमने बढ़िया लगाया है, फिर भी लाइट नहीं आ रही। अब उसका क्या उत्तर दिया जा सकता है? इसका उत्तर ये कि एक बार एनालिसिस करना होगा, देखना होगा। रिपोर्ट्स आप भिजवाइएगा मेरे पास, तो मैं थोड़ा एनालाइज करूंगा, देखूंगा, तब तो कुछ बताया जा सकेगा ना। वैसा थोड़ी क्या, या तो इसका उत्तर यही दे दूं कि अब उनके भाग्य में नहीं होगा। इसके अलावा और क्या कहा जा सकता सर क्योंकि डॉक्टर डॉक्टर बोल रहे हैं कि है? इतने ऐसा साल से, नहीं है, 10 साल से वो डॉक्टर ट्राई है कर तो रही है। अब आप समझिए, जैसे हम लोग जब मान लीजिए जब मैं मास्टर डिग्री कर रहा हूँ, या मैं कोई भी डिग्री कर रहा हूँ, तो अब ऐसा थोड़ी है कि मैं भी मास्टर डिग्री प्राप्त कर रहा हूँ। जो मेरे क्लास में बिल्कुल गधा था, बिल्कुल लास्ट बेंच वाला था, वो भी, उसके पास भी मास्टर डिग्री है। तो बोलेंगी तो आप उसको भी ना कि अरे वो सर भी मास्टर डिग्री है, वो भी मास्टर डिग्री है। अब ये थोड़ी जानती है आपकी किस लेवल का डॉक्टर है वो, कौन किस लेवल का डॉक्टर है ना। हो सकता है टॉपर डॉक्टर ना हो सकता है कि वो किस तरीके का डॉक्टर हो, कितनी साइंस उनके समझ में आती हो, कितना, मतलब देर आर लॉट ऑफ थिंग्स। आई एम नॉट सेइंग कि उनको नहीं आता होगा, जरूर आता होगा, लेकिन स्टिल द थिंग इज कि वो कितना समझ पा रहे हैं अपने विधान को, और किस तरीके के डॉक्टर्स तक पहुंच पा रहे हैं। सर वो योगा फॉलो नहीं कर रही है, बस वो जिम जा रही हाँ, है, वो तो बस योगा को नहीं इसीलिए फॉलो इसीलिए कर नहीं रही। हो रहा, कह दिए योग कीजिए तभी हाँ। होगा। मैंने उसको बहुत समझाया, बट शी इज हाँ, नॉट तो बस अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग। नॉट अंडरस्टैंडिंग, सो सिविल सस्टेन अ लाइफ विदाउट अ बेबी, बस सीधी सी बात है, और क्या, नहीं समझा? एक बार समझाइए, ठीक है, और दूसरी बात शांत हो जाइए। जिसको करना वो स्वतः करेगा, जिसको नहीं करना अब वो मैं नहीं, नहीं अब मैं बोलती ही नहीं हूँ, बस जस्ट मैंने आपको पूछा कि व्हाई दिस करेगा। नहीं नहीं, वो थिंग्स कुछ हैपन, होगा, कुछ क्योंकि कुछ डिफरेंस होगा। जी जी ठीक है। जी, थैंक यू हाँ सर। संगीता जी कुछ कहिए, आप कह रही हैं, संगीता जी हॉस्पिटल में ही बैठी रहती हैं सुबह से शाम तक। कहिए संगीता दाई। स्टाफ कम है सर। स्टाफ कम है इधर तो, नहीं नहीं ठीक है, ज्यादा बहुत ड्यूटी होती है। हाँ नहीं ठीक, करते रहिए, हाँ अच्छा सर, कर मैं रहे हैं। ये पूछना चाहती हूँ कि गर्भधारणा के लिए कौन सा हम्म। एज अच्छा है? क्योंकि मेरी बेटी 27 साल की है, 2 साल हो बहुत गए उसकी शादी को। बहुत बिल्कुल अभी यही यही उम्र उचित है, 25 से लेके 30 के पहले, 25 से 30 के मध्य में। पतिदेव की उम्र कितनी है उनकी, मतलब आपके दामाद की उम्र कितनी है? वो 2.5 साल बड़े 2.5 साल उससे। बड़े, हाँ तो फिर लेट ना करें, 27। देखिए पुरुषों के लिए, पुरुषों के शरीर में सबसे उच्च दर्जे का जो स्पर्म बनता है वो 30 के पूर्वार्ध में ही बनता है। उसके उपरांत धीरे धीरे वो लिक्विडेट होता चलता जाता है, उसमें अंदर लिक्विडिफाई होना शुरू हो जाता है, कमजोर होता चलता चला जाता है। तो 30 की आयु तक बहुत बेहतर है, ठीक है। अब उनको गर्भधारण के लिए आगे बढ़ जाना चाहिए। अभी अभी करना है, विचार कर रहे हो, मैं बोली उनको तो। नहीं नहीं, विचार बोलिए, विचार उन ना करें, अगर सब कुछ ठीक है तो फिर आगे नहीं बढ़ें। नहीं नहीं, तो अच्छे संतान के लिए और क्या करना चाहिए? और उसके काउंसलिंग के लिए कोई हम्म। सजेस्ट करेंगे आप? क्या करने के लिए, कौन सी लिंग के लिए? हाँ। नहीं, काउंसलिंग के लिए, अच्छा काउंसलिंग कह रही अच्छी है। संतान के लिए। हाँ काउंसलिंग सोमवार को जो आचार्य जी आएंगे ना, वो वो आपको हाँ, सब बता देंगे कि वो किस किस तरीके से काउंसलिंग की जानी चाहिए, क्या क्या चीजें होनी चाहिए। इनफैक्ट सोमवारी क्लास के लिए ये वाली लिंक आप लोग अपने दोस्त मित्रों सबको शेयर कर देना,
ठीक है, ताकि वो आ जाए इस क्लास में, यस सर। सब सबको अलाउ कर दीजिएगा सोमवार वाले दिन। वो सब बैठ के देखें। हमारा उद्देश्य पैसा कमाना तो है नहीं कि सबको नहीं बताया जा सकता, है कि नहीं। पैसा हम लोग बढ़िया कमा लेते हैं वियतनाम में रह के, ठीक है। ये तो बस ठीक इसलिए है बात सर, जम रहा थैंक यू था। सर। पहले हमने सोचा था फ्री में करा देंगे, लेकिन फ्री वाले बड़े स्वार्थी होते हैं सब, मैं बताया ना, स्वार्थी लोगों से दूर रहना है मेरे को बिल्कुल। तो सोमवार वाले दिन आप आइएगा, सोमवार वाले दिन उनको भी बिठा लीजिएगा, बोलना ऐसे ही एक क्लास है, एक गुरु जी की क्लास है, तो अगर वो सोमवार को अगर आ जाते हैं भैया, तो आप उनको सुनिए, बहुत आध्यात्मिकता आएगी, बहुत सारी चीजें समझ पाएंगे, ठीक है। हाँ, वैसे योगा क्लास ज्वाइन किए है उसने, वो पुणे हम्म। में रहती है तो। बस ठीक है, फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं। विकास भाई कुछ कह रहे थे थैंक आप? यू सर। सर नमस्कार। नहीं, विकास जी, विकास जी, रचना जी इसके बाद। जी विकास जी। अभी का जो एक लाइफस्टाइल है ये तो डेफिनेटली इम्पैक्ट कर रहा है, बट आपने एक चीज को टच किया यहाँ पे, जो फैमिली हिस्ट्री, फैमिली मेडिकल हिस्ट्री और फैमिली कल्चर। हम्म। जब आप कोई केस जब हैंडल कर रहे हैं तो इन दोनों चीजों को आप कितना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और उसके लिए क्या कर रहे हैं? बिकॉज क्या है, इतने साल का जो संस्कार है, राइट। इतने साल के जो इम्प्रेशंस है, राइट। और फिर हम जाके 3 महीने में 6 महीने में उनको बच्चा पैदा करवाएंगे ना, और वॉट राइट। एवर दैट, इट्स लाइक, राइट। इसको कैसे आप। राइट। 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 बहुत ही मतलब सधा हुआ प्रश्न है, और मैं इसका एक शब्द में उत्तर अगर दे दूं तो जन्म जन्मांतर के सारे क्रियाविधि को समाप्त करने का, सारे पारिवारिक संस्कार को समाप्त करने का सबसे साधारण तरीका है मंत्र जाप। आप जब वाइब्रेशंस क्रिएट करना शुरू करते हैं, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। अगर आपको कोई ऐसी फैमिली मिल जाए जो निहायती राक्षसी है, पिता दारूबाज, दादा दारूबाज, माता बिल्कुल जो है वो अवश्यम भावी गलतियों को करने वाली, सारी चीजें दिख रही हैं, वहां एकमात्र चीज जो ठीक कर देती है वो है, जिस माता के शरीर में गर्भस्थ शिशु है, अगर वो मंत्र जपने लग जाए तो वो सारी चीज, सारी वाइब्रेशंस को ठीक कर लेती है। और इनमें इसका इम्पैक्ट देखा गया। अभी पिछली कक्षा में आदरणीय संगीता मैम भी यही बता रही थी कि प्रहलाद का जन्म जो हुआ है वो इसी इसी विषम परिस्थिति में हुआ था। वो सिर्फ उसकी माता जो कयादु थी, उसने क्या किया था, मंत्र जापम दृढ़ विश्वासा। नवधा भक्ति योग का एक बहुत इंटीग्रल हिस्सा है। नवधा भक्ति, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, द्वितीय भक्ति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भक्ति अमान, है ना, पूरा ये डिस्क्रिप्शन है नौ भक्ति का। तो उसमें से मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास है, उसी में एक मंत्र जाप आता है। मंत्र जाप आपके प्रश्न का सटीक उत्तर है। आप बिल्कुल काउंटर कर सकते हैं। 3 महीने क्या, आप 1 महीने पहले भी जाए और आपने मंत्र जपवाना शुरू कर दिया, वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं, और बहुत तेज वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं, और ये इसका इम्पैक्ट देखा गया है। ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान हरिद्वार में है, वहां पे इसका इम्पैक्ट देखा गया गायत्री मंत्र का। सिर्फ गायत्री मंत्र जपाने से अल्फा रेज तुरंत बढ़ जाती है शरीर के अंदर। हाँ जी। सब लोग अलग अलग जगह से बैठे हुए हैं। विकास जी एक्सिस बैंक से बैठ के इस समय हम लोगों के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। रामचंद्र जी उड़ीसा पुलिस, कहिए। जी सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, कहिए कैसी चल रही है आपकी पुलिस ड्यूटी? आपने हाथ उठाया, हैंड रेज किया, कुछ कहना आपको? म्यूट हो गए आप, म्यूट हो गए हैं। जी सर, आफ्टर प्रेगनेंसी हमारा ज्यादातर मैं देख रहा हूँ हम्म। महिला और बच्चा को भी, दोनों को भी ठंडा पकड़ ले रहा है, तो फिर उसके लिए क्या कमी रहता है क्या? ये नहीं उसके नहीं लिए नहीं, क्या उपचार? ये तो पोस्ट पोस्ट प्रेगनेंसी केयर के तहत आता है। ये पूरा सब्जेक्ट ही अलग है। पोस्ट पोस्ट प्रेगनेंसी सब जो होता है ना, कि जब बच्चा जन्म ले ले उसके उपरांत क्या क्या चीजें मैं आपको ना एक फोटो भेजूंगा, अभी मैं मांगता हूँ अपने क्लाइंट से। मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने एक बच्चे को जन्म दिलाया था, ठीक है। आप देखेंगे, मतलब आपको लगेगा कि ये दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा है, सबसे संस्कारी बच्चा है। और उनके पिताजी जो हैं वो भेल वगैरह किसी अच्छी संस्था में कार्य करते हैं। और प्रेगनेंसी के 2 महीने से पहले से लेके, और प्रेगनेंसी बच्चे के जन्म होने के 2 महीने बाद तक, यानी टोटल 1 वर्ष का हमने स्पैन लिया था, 1 वर्ष का पैकेज दिया था। और 1 वर्ष के बाद अभी वो बच्चा 4-5 साल का हो गया, 6 साल का हो गया। और मैं जब उसको देखता हूँ ना, तो मुझे इतना आत्मसंतोष प्राप्त होता है कि क्या शानदार बच्चे को जन्म दिलवाया हमारे योग शास्त्र ने, ठीक है। आप देखिएगा तो आप समझ पाएंगे। तो ये पोस्ट प्रेगनेंसी वाली चीज़ें अलग होती है रामचंद्र जी, कि कैसे बच्चे को माता क्या क्या खाए, किन किन चीज़ों का सेवन करे, वो पूरी एक लिस्ट बनती है। मैं कभी लिखवा दूंगा उसको भी एक अलग लेक्चर में, ठीक है। ये अभी हिस्सा है सर बस। उसके, हम्म। हाँ इसके भी थोड़ा आगे थोड़ा प्लान रखिए, उसके भी थोड़ा जानना जरूरी है सर, बहुत अच्छा लगता ठीक ठीक है, मैं बता है। दूंगा कि क्या क्या चीजें बहुत। खाते हैं। आजकल क्या है ना, कि बच्चे को जन्म देने के बाद मैं मोटी हो जाऊंगी ऐसा सोच के महिलाएं खाती ही नहीं है जो चीजें खानी चाहिए थी उनको,
ठीक है। गोंद के लड्डू बनाए जाते थे पहले, देखिए कितनी चीजें बना करती थी। अब इन दिनों तो पता नहीं क्या करते हैं, सब नहीं करते हैं, बस नहीं खाना है, बच्चे को जन्म दिया अगले दिन से जिम शुरू। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना, शरीर टूट जाती है। जी रचना जी सर कहिए। सर और एक थोड़ा सर, हाँ। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ना, मेरा हमारा डिपार्टमेंट में तो सुबह सुबह एक्सरसाइज होता है, मैं तो हम्म फिर एक्सरसाइज कराता हूँ, तो हम्म। उसमें एक तो ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है, तो मैं ऐसा नहीं तो बोल नहीं, देता हाँ हूँ, ठीक, लेकिन कोई बात। थोड़ा साइंटिफिक तरीके से हाँ बोलना नहीं, थोड़ा मैं सीखना बिल्कुल जरूरी है लिखवा मुझे। दूंगा आपको कि माता और जो शिशु है उसे कैसे दूर रखा जाए ऐसी बीमारियों से। ठीक है, ये मैं आपको लिखवा दूंगा कि ठंडक ना ठीक है। लगे या कैसे नेचुरल हीट बनी रहे, सब लिखवा दूंगा मैं। रचना ठीक जी है जी सर, नमस्ते। नमस्ते भाई। सर नमस्कार। नमस्कार, बताएं बताएं, काफी लोगों का प्रश्न सर है अभी। एक क्वेश्चन तो मेरा विकास सर वाला ही था, उन्होंने क्लियर कर दिया वो आपने कि मन तू जहाँ पे सब थिंग। तो ये वैसे मैंने फील भी किया है, ये सच है बात। और सर एक आपने जैसे बताया है सप्लीमेंट्स के बारे में बताया है, तो जरूरी है कि हमें ये एलोपैथिक में ही मतलब सप्लीमेंट्स लेने चाहिए कुछ नहीं इस नहीं नहीं, तरह मैं से आप तो बता रहे सप्लीमेंट्स का नाम बताया था, मैं दवाइयाँ थोड़ी बताया था, मैंने तो नाम नहीं बताया मतलब, था। हाँ मैं आपसे वही बोल रही हूँ कि अगर जैसे सप्लीमेंट्स की कमी होती है तो उसको हम आयुर्वेदिक या मतलब उसकी और भी। ठीक है विकास जी, लेफ्ट कर सकते हैं, जिसको भी लेफ्ट करना है वो लेफ्ट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ देखिए, मैं बताता हूँ सप्लीमेंट्स लेने का। अब जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ, जैसे मेरी सो जैसे सिस्टर, मैं हम आई एम प्योर वेजिटेरियन, हम जैसे मैं कईयों बताता का रहता है। हूँ, एक एक हाँ बताता हूँ। मेरी हमें दाल भी खाता है। एक सिस्टर है, उनको बच्चे, मतलब वो प्रेग्नेंट थी, उनको बच्चे को जन्म देना था, तीसरे महीने में एनीमिक कंडीशन उनके सामने डेवलप हो गई। डॉक्टर ने बोला कि 4,500 रुपए की सुई लगेगी आयरन की, ताकि आपका खून बढ़े, हीमोग्लोबिन घटता जा रहा है, 8 यूनिट 7 यूनिट यहाँ तक पहुंच जाता था हीमोग्लोबिन। तो उन्होंने बहुत वो डरी, और डर के उन्होंने संपर्क किया। मैंने बोला कि बिल्कुल 1 महीने के बाद आप डॉक्टर को बताइएगा कि ठीक है, आप 1 महीने बाद ये सुई दे देना। तो डॉक्टर ने ये बोला कि भाई तुम्हारी जिम्मेदारी है, मैं फिर इसके लिए कुछ, डॉक्टर का सीधा हाथ उसने खड़ा कर दिया कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ, पतंजलि के यहाँ से एक आता है लोहासो, आयुर्वेदिक लिक्विड लोहासो। लोहासो को हमने 1 महीने पिलाया और हीमोग्लोबिन का स्तर 12 पॉइंट पार कर गया। तो उसने, मतलब वो डॉक्टर भी दंग थी कि उन्हें ये नहीं पता कि आयुर्वेद कितना इम्पैक्ट, क्योंकि वो ये डरी हुई थी कि कहीं ऐसा ना हो कि लोहासो पिलाने से आयरन की कमी के चक्कर में बच्चा खराब हो जाए। बट स्टिल हम बड़े कॉन्फिडेंट थे कि नहीं, इसका ये इम्पैक्ट नहीं होता। लोहासो शरीर में गया, आयरन की कमी पड़ी और बच्चा हृष्ट पुष्ट जन्म होके 3 साल का हो गया। समझ रहे हैं आप? तो ये पावर है आयुर्वेद की। हाँ, बाशर्ते आपको उचित आयुर्वेदिक रेमेडीज पता हो, उचित जगह से प्राप्त हो। ऐसा नहीं कोई भी ब्रांड खरीद के लेके आ रहे, जैसे पतंजलि वगैरह क्या, थोड़ा ट्रस्टवर्दी ब्रांड, तो आप ले सकते हैं। तो अगर आपको पता है कि B12 या कोई भी कॉम्प्लेक्स कम हो रहा है तो उसको कैसे ठीक करना है, देन यू कैन मूव फॉरवर्ड टू अनदर। ओके। ठीक है। एंड सर आपने एक और बात कितना बजा बताई इंडिया थी। में? इंडिया में कितना बज रहा है बताइए जरा, एक अगली क्लास में। 12:40 हो गया सर। 12:40। हाँ तो ठीक है, बस अलाउ खत्म कीजिए क्योंकि अगली क्लास शुरू हो जाएगी। बिमला जी अगली क्लास है ना, 12:30 से ही तो है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सब कल कर लेंगे। हाँ कल। बिमला जी बताओ, अगली क्लास अभी है ना? बोलो कहाँ गई? हाँ जी सर, अभी है। अच्छा हाँ, आरती जी भी तो है, हाँ ठीक है। रितेश सर आ गए क्या? नहीं सर, अभी तो नहीं। चलिए फिर आप लोग का प्रश्न आप लोग लिख के रखिएगा, अगले अगले अगली कक्षा में मैं लूंगा। कल भी थैंक क्लास यू सो कैंसिल मच हुई सर, थी आप लोग के कारण से। थैंक यू सो मच, ठीक है थैंक यू हाँ। सर। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली कक्षा में। शांति पाठ कर लेते हैं, कमर गर्दन सीधी कर लीजिए। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परास्व यद भद्रम तन्यास्व। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। चलिए, थैंक यू सो मच। टुमारो विल टॉक अबाउट मेल फर्टिलिटी एंड उसके बाद फिर अगली कक्षा सोमवार को। थैंक यू सो मच फॉर टुडे, विल ज्वाइन यू गाइस टुमारो। और एक चीज जो मैंने अभी आपको मैं भेज रहा हूँ, प्लेलिस्ट पूरी की पूरी प्राणायाम वाली, सबका एक एक आदमी का कमेंट आना चाहिए। जितने लोग मेरे से सवाल पूछ रहे हैं उनका तो खास करके बड़ा बड़ा कमेंट देख के, मतलब देख लेना, उसके बाद बताना हाउ यू फील। इट्स नॉट लाइक कि कमेंट करते रहो, देख के अपना विचार लिखना सीखिए आप। विचारों का संप्रेषण बहुत आवश्यक है, तभी आप जाके कुशल वक्ता बन पाएंगे। Okay, thank you so much for today. We'll join you tomorrow all.